हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम ओथेलो को डिस्कस करने वाले हैं और ये आपकी ना क्लास 4 होगी, ठीक है। क्लास 3 हमने डिस्कस कर लिया था, बायोग्राफी, हैमलेट एंड मैकबेथ। तो मैकबेथ के बाद आज की क्लास में हम ओथेलो को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि LT की तरह UP TGT की भी पूरी फुल तैयारी कराई जाए थ्योरी बेस्ड, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फीडबैक, ठीक है। तो वो आपका काम है करने का, तो प्लीज़ वो काम आप करते रहिए एंड मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ। अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि एक क्लास में सारे एक प्ले को पूरा कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। टाइम मिलेगा तो मैं एक दिन में 2 क्लास करा दूँगी। अभी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मेंस पे फोकस करिए LD के, तो इस पे भी मुझे देखना है अभी। अब चूँकि मैंने TGT को ले लिया है तो LT पे अभी थोड़ा सा फोकस मेरा कम हो गया, बट LT पे भी मैं फोकस करूँगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जैसे देखते चले आए LT के ऑब्जेक्टिव वाला तैयारी करते चले आए, तो फिर कहीं ना कहीं एक उम्मीद हो जाती है ना कि हाँ मैम काश मेंस का भी थोड़ा बहुत दे दें। तो टाइम निकाल के दूंगी, ऐसा नहीं है टाइम नहीं है इस वजह से नहीं दे पाती हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब भी थी, फिर भी आज मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ये जिम्मेदारी ली है, सो मुझे निभानी है। बस दुआ करना कि मैं ये पूरा करूँगी, जो मैंने TGT का कहा है ना करने के लिए वो करूँगी। जैसे LT का कहा था कर दिया, इसको भी करूँगी। बस हाँ दुआ करना, प्रार्थना ये करना कि हाँ तबीयत ठीक रहे, ख़राब ना रहे, क्योंकि भाई वहाँ पे इंसान मजबूर हो जाता है ना। फिर भी जहाँ तक चलने लायक रहता है तो चला के फिर अपना क्लास दवा ववा खा के अपना क्लास तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो मेरी ज़िम्मेदारी है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी वीडियो का वेट करते हैं, तो दिमाग में आप लोग चलते रहते हो, सो इसीलिए मैं आज भी वीडियो बना रही हूँ। अभी दवा खा के लेटी थी, क्या हुआ था ना, फीवर आ गया था, तो दवा खा के लेटी थी, भी थोड़ा आराम है, तो मैं वीडियो फिर यहाँ पे सोच रही हूँ कि वीडियो आप लोग को ये क्लास दे दूँ। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है, मुझे हर हाल में करना। हाँ लेकिन ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब हो गई, कुछ ऐसी जैसे होता नहीं है सडनली या ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए जहाँ पे मैं एकदम मजबूर हो जाऊँ और आपको क्लास ना दे पाऊँ, वहीं पे शायद हो सकता है। अदरवाइज़ मैं हमेशा तैयार हूँ क्लास देने के लिए हर हाल में। मेरी जो तबीयत ख़राब रहेगी उसको भी साइड करके मैं क्लास दूँगी। बस जहाँ मेरे इर्द गिर्द जो रहते हैं उनका ऐसा होता नहीं, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि नहीं हो पाता, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, कभी ऑल ऑफ सडन होती हैं, वो तो पता नहीं चलता उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्थ को लेके, तो इसमें तो हम काम चला लेंगे ना। जैसे एक दवा ववा खा लिया तो फिर ठीक है, हाँ अब दे देते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज ओथेलो को कंप्लीट कर देते हैं। विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेज हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों का कि मैम PGT का कराएंगी या GIC का। देखिए मैं उन सभी को जो बच्चे PGT एंड GIC वाले हैं, ये जो देखिए PGT में भी आपके शेक्सपियर हैं एंड GIC में भी। PGT में भी नहीं बताया गया है कि शेक्सपियर के कौन कौन से वर्क्स ऐसे कैटेगराइज नहीं किया गया है, ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको ये वर्क पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब शेक्सपियर पूरे पढ़ने हैं। PGT में भी, GIC में भी नहीं बताया गया है, तो इसका मतलब GIC में भी आपको पूरे पढ़ने हैं। तो ये जो क्लासेस अभी चल रही हैं ना, मेरा सिर्फ मेन पर्पज़ था, मैं चाहती तो GIC का जेफरी चौसर उठा देती, तो वो PGT में नहीं है ना वो TGT में है ना। तो अभी हम सिर्फ शेक्सपियर को इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि आपके ये दोनों एग्ज़ाम भी कवर हो जा रहे हैं। फिर इसके बाद वर्ड्सवर्थ को लेके चलेंगे, वर्ड्सवर्थ में भी ये दोनों एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे, तीनों एग्ज़ाम। TGT तो है प्रायोरिटी पे, वो तो उसकी तो मैं तैयारी करा रही हूँ, लेकिन मेन यहाँ पे आपका PGT एंड GIC है, ठीक है। तो ऐसे हम राइटर को उठाएंगे जो PGT एंड GIC दोनों में हो, बाकी TGT तो है ही है। जैसे शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, मिल्टन है, तो ये सारे पहले हम इनको कवर कर लेंगे ताकि आपका ये भी कवर होता चला जाएगा, GIC एंड PGT भी। बाकी GIC की बात अगर मैं करूँ तो जब पहले इतना कवर कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो मैं GIC का अगर नहीं भी पूरा करा पाऊँगी, जैसे ये इस तरह जैसे ये मैं दे रही हूँ, एक वर्क को नहीं कवर नहीं करा पाऊँगी, तो हम फैक्ट वाइज, जैसे हमने लास्ट मोमेंट पे LT का पढ़ा था, फैक्ट वाइज मैंने सारा करा दिया था,
तो फैक्ट वाइज इसका लेके चलेंगे, आ जाएगी वीडियो, डाल दी जाएगी, ठीक है। बस अपना सपोर्ट, प्यार एंड फीडबैक बना के रखिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, ऑक्सीजन मिले। हाँ, बनानी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत प्यार दिखा रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को, और चैनल को खूब आगे बढ़ाइए। ये आपका काम है बढ़ाने का, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, इसलिए इस पर सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, क्योंकि आपका चैनल है। हर चीज़ यहाँ पे कहीं भी पैसे की बात नहीं होगी इस चैनल पर, ठीक है। बाकी PDF जो दी जाती है वो थोड़ी बहुत, उसमें भी जो PDF मैं पेड PDF देती हूँ, तो वो क्या है यार, 249 में ही दिया जाता है, 199 क्या है आपके लिए, ये बस इतना ही दिया जाता है। बाकी पूरा कोर्स मैं आपको यूट्यूब पे ही कराने का दावा करती हूँ, है ना, क्लेम करती हूँ। तो बाकी आप समझदार हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये आपका चैनल है, आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, काम है आपका आगे बढ़ाने का, और ऐसे ही हम चलेंगे सबके लिए, ओके। देखिए आप लोग PGT जैसे, मैं चाहती तो सब करा दे, अगर TGT नहीं बीच में आता ना तो मैं ये GIC का पूरा कवर कराती, बट क्या था कि अभी TGT पे आ गया, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी TGT है, क्योंकि 3 साल 4 साल से इस एग्ज़ाम को हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, है ना। अब अकेली जान क्या क्या कराऊँ, कौन कौन सी, है ना, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ, सभी को, सारे बच्चों को दिमाग में रखती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओथेलो पढ़ेंगे, द मूवर ऑफ वेनिस, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड की बात करेंगे, तो कंपोजिशन एंड डेट। अच्छा, PDF के बारे में बात हुई थी, तो मैं दोनों PDF भेज दिया करूँगी, जैसे जो मार्किंग वाली है वो भी भेज दूँगी, और विदाउट मार्किंग वाली PDF भी भेज दूँगी, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वो PDF देख सकता है, ठीक है। कंपोजिशन डेट की बात करेंगे, तो अप्रॉक्स ये कब आया था, 1603 से 1604 के बीच में आया था, अप्रॉक्स लगभग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। परफॉर्म्ड एट कोर्ट ऑन November 1, 1604, तो ये ध्यान रखना है, इसको परफॉर्म कब किया गया था, 1 नवंबर 1604 में, है ना, ये ध्यान रखना है आपने। ये अप्रॉक्स ये ध्यान रखना, 1603-1604 के बीच में ये आया था ओथेलो, और इसको पहली बार जब परफॉर्म किया गया था वो 1604 में परफॉर्म किया गया था। फर्स्ट पब्लिकेशन की डेट की बात करेंगे अगर हम, तो ये 2 बार पब्लिश हुआ है। एक तो ये पहली बार कोर्टों में आया है 1622 में, देन ये जब शेक्सपियर का 1623 वाला फोलियो आया था ना, जिसमें शेक्सपियर के 36 प्लेज पब्लिश हुए थे, उसमें भी ये पब्लिश हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। 1622 में ये फर्स्ट क्वार्टो क्या होता है, एक छोटी सी बुकलेट में ये प्रिंट हुआ था, छपा था। बाद में फिर ये 1623 में एक फेमस फर्स्ट फोलियो में शामिल किया गया था, है ना, ये ध्यान रखना। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है इस प्ले की, प्ले नहीं है ये, क्या है, ट्रेजेडी है। जॉनरा नहीं दिया है क्या, जॉनरा तो दिया ही होगा अभी, ठीक है। तो ये जो है आपका ओथेलो जो है ये ट्रेजेडी है। अब पूछा जाए कौन सी ट्रेजेडी है, तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। कौन सी ट्रेजेडी है, डोमेस्टिक मतलब क्यों डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, क्योंकि इसमें हस्बैंड वाइफ के ऊपर पूरा, मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे पूरा दिखाया गया है ना। बात करेंगे सेटिंग की, तो एक्ट 1 की जो सेटिंग रखी गई है वो वेनिस शहर में रखी गई है। इसकी जो एक्ट 1 की सेटिंग है वो कहाँ पे है, वेनिस में है ना। और जो वेनिस क्या है, सिंबल ऑफ लॉ, ऑर्डर एंड सिविलाइजेशन, जो लॉ, ऑर्डर एंड सिविलाइजेशन का सिंबल है, कानून व्यवस्था एंड सभ्यता का प्रतीक है ये वेनिस, है ना। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो लॉ है, ऑर्डर है, सिविलाइजेशन है, यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो एक्ट 1 जो है इसकी जो सेटिंग है वो वेनिस रखी गई है। एक्ट 2 की जो वेनिस, एक्ट 2 एंड 5th, है ना, एक्ट 2 एंड 5th दोनों याद रखना। इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो साइप्रस रखी गई है। साइप्रस, ये जो साइप्रस है ना, ये किस चीज़ का जगह है, ये जगह ना क्योस का, आइसोलेशन का एंड पैशन का है। मतलब ये जगह अराजकता, अकेलेपन, जुनून का प्रतीक है। जैसे ही वेनिस से बाहर निकलते हैं मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसका प्राइमरी सोर्स याद रखना बच्चे, कि इसका प्राइमरी सोर्स क्या है। तो इसका जो प्राइमरी सोर्स है ना, ओथेलो का प्राइमरी सोर्स है गिरलदी सिंथियोस हिकैटोमिथी 1565 स्टोरी अन कैपिटेनो मोरो, शेक्सपियर एडेड द कैरेक्टर ऑफ रॉड्रिगो। तो ये ध्यान रखना, इसका सोर्स याद रखना कि गिरलदी सिंथियो के ये 1565 का एक कलेक्शन था जिसका नाम था गली हिकैटोमिथी, ठीक है, पूरा नाम ये था गली हिकैटोमिथी, ठीक है। इसकी कहानी से लिया गया है ओथेलो।
तो इस कहानी में क्या था, गली हिकैटोमिथी में स्टोरी क्या थी, अन कैपिटानो मूरो की कहानी थी, जैसे जिस तरह इसमें ओथेलो की कहानी है। ठीक है, यहीं से शेक्सपियर ने लिया था, इसी कहानी से शेक्सपियर ने पूरी कहानी ले ली। अब थोड़ा सा जो फेर बदलाव करना था वो शेक्सपियर ने कर दिया। जैसे इस कहानी में जो ओरिजिनल कहानी थी, इस कहानी में रॉड्रिगो नाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं, लेकिन शेक्सपियर ने अपने ओथेलो में रॉड्रिगो नाम का कैरेक्टर अपने ओथेलो में उन्होंने ऐड कर दिया। तो शेक्सपियर ने थोड़ा बहुत फेर बदल किया, बाकी कहानी तो यहीं से ली। ठीक है, गिरलदी सेंथियो की ये एक 1565 का एक कलेक्शन था जिसका नाम था गली हिकैटोमिथी, इसकी कहानी से लिया था। और इस कहानी में ये था अन कैपिटानो मूरो, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें जो यागो का नाम था, यागो का नाम एनसाइन था। इसमें जो यागो नाम का जो विलन है जो हम देखते हैं ना इसमें ओथेलो में, इसमें जो ओरिजिनल जो कहानी थी इसमें भी वही था यागो। तो यागो थोड़ी ना नाम था, यागो नहीं नाम था, एनसाइन नाम था। जो ओरिजिनल जो कहानी है वो तो यागो शेक्सपियर के ओथेलो में है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। प्ले टाइप की बात करेंगे, ये प्ले आपका क्या है, जॉनरा पूछ रहा है क्या है। ओरिजिनल कहानी में रॉड्रिगो नहीं था, बस शेक्सपियर ने अपने प्ले में रॉड्रिगो ऐड कर दिया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्ले टाइप की बात करेंगे, ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया ये क्या है, एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। हैमलेट एंड मैकबेथ से ये अलग है। हैमलेट और मैकबेथ में हम क्या देखेंगे, राजा के मरने से पूरा देश का भविष्य बदल जाता है ना। हैमलेट में भी कहीं ना कहीं स्टेट, राज एंड राजा के बारे में बात हुई है, मैकबेथ में भी राज एंड राजा के बारे में बात हुई है। लेकिन ओथेलो में आप देखोगे ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, इसमें देश की कोई बात नहीं हुई है, बल्कि एक हस्बैंड एंड वाइफ के प्राइवेट रिलेशनशिप के टूटने का दुख है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, एक पति एंड पत्नी के निजी रिश्ते के टूटने का दुख है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, प्रोटैगनिस्ट कौन है ओथेलो में, तो ओथेलो ही है, टाइटल कैरेक्टर ही है ओथेलो। ये एक मूरिश जनरल इन द वेनेशियन आर्मी। तो याद रखना जो इसका हीरो है वो ओथेलो ही है, जो वेनिस की सेना में एक मूर जनरल है। मूर मतलब क्या होता है, ब्लैक। ठीक है, मूर ब्लैक जनरल है, ध्यान रखना। एग्जाम रेलिवेंस क्या हो जाएगा, नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ सेक्सुअल ट्रेजेडी। तो ओथेलो को ये ध्यान रखना, इस मतलब ओथेलो जो प्ले है, जो ट्रेजेडी है, इसे तो डोमेस्टिक ट्रेजेडी कहते हैं। ट्रेजेडी है लेकिन कौन सी ट्रेजेडी है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। अब एग्जाम रेलिवेंस याद रखना, इसको सेक्सुअल जेलेसी यानी कि नोन एज द ट्रेजेडी ऑफ सेक्सुअल जेलेसी। इस प्ले को सेक्सुअल जेलेसी की ट्रेजेडी भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। हो सकता है पूछ ले 4 ट्रेजेडी रख दे है ना, क्वेश्चन में रख दे आपकी 4 शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडी रख दे, अब पूछ ले कि इसमें सेक्सुअल जेलेसी वाली ट्रेजेडी कौन सी है, तो ध्यान रखना ओथेलो है। और डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी याद रखना। अभी हम पढ़ेंगे कि चारों ट्रेजेडी को कौन से, चारों ट्रेजेडी तो है लेकिन कौन कौन सी ट्रेजेडी है वो। अब मेजर कैरेक्टर की बात करेंगे हम, ओथेलो। सबसे पहले ओथेलो यानी कि टाइटल कैरेक्टर ही है ओथेलो। ये जो कैरेक्टर है यही हीरो है, मतलब इस कहानी का, इस मूवी का यही हीरो है, इस नाटक का यही हीरो है। ये क्या है, द मोर ऑफ वेनिस है, यानी कि वेनिस का ये मोर है, एंड सेलिब्रेटेड जनरल है और एक मशहूर जनरल है। की ट्रेड्स मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, इसके गुण क्या हैं। ये ब्रेव है, डिग्निफाइड है, इलोक्वेंट है, बट इमोशनली इनसिक्योर एज एन आउटसाइडर, नोबल एट गलीबल। ये बेचारा बहुत ज़्यादा बहादुर है और सम्मानित भी है, बहादुर है, लेकिन अंदर से ये इनसिक्योर है, असुरक्षित फील करता है। क्यों? क्योंकि ये एक बाहरी आउटसाइडर है, ब्लैक मूवर है ना, तो बाहरी आउटसाइडर है। ये बेचारा बहुत भोला भाला भी है और जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेता है, कुछ इस टाइप का है इसकी क्वालिटी, है ना। तो ये ध्यान रखना। एग्ज़ाम सिग्निफिकेंस से याद रखना कि इसका हमार्शिया क्या था। ओथेलो कहते हैं ना, हर ट्रेजेडी में जो हीरो है उसकी एक गलती ज़रूर होती है जो उसको डाउनफॉल तक लेके जाती है ना, जिसके कारण उसका विनाश होता है। तो ओथेलो में इसका हमार्शिया क्या था, इसकी गलती क्या थी, इसकी फैटल फ्लॉ क्या थी, इसकी ट्रेजिक फ्लॉ क्या थी। तो इसकी हमार्शिया थी जेलसी, है ना। जेलसी को ये सर पे चढ़ा लेता है, दिमाग में चढ़ा लेता है ईर्ष्या। इन्फ्लेम्ड बाय ब्लाइंड ट्रस्ट इन यागो, और यागो जो इस प्ले का विलन है, यागो इसे आसानी से बेवकूफ़ बनाता रहता है, इसलिए इसे अक्सर द नोबल मूवर भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, इसे अक्सर द नोबल मूवर कहा जाता है। जो ये दिखाता है
कि कैसे एक महान इंसान अपने अंदरूनी कमजोरी और बाहरी साजिश से बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मैनिपुलेशन इसके साथ बहुत होता है। अब चूंकि मैंने बताया गलीबल है, बहुत भोला भाला, आसानी से भरोसा कर लेता है, तो यागो जो है, यागो नाम का जो प्राणी है, वो क्या करता है, इसको बहका ले जाता है। खैर आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है डेस्टिमोना, ये इस प्ले की हीरोइन है एंड ये विक्टिम भी है बेचारी, क्योंकि इसी का शिकार होता है ना। ये विक्टिम है, ध्यान रखना। और ये ओथेलो की वाइफ है, डॉटर ऑफ ब्रेबेंशियो, ब्रेबेंशियो की बेटी है। ये जो ब्रेबेंशियो है ना, ये डेस्टिमोना का फादर है। ठीक है, ओथेलो की ये वाइफ है और ब्रेबेंशियो की बेटी है। इनकी क्वालिटी की बात करेंगे, ये है कैसी, तो ये बहुत प्योर हैं, लॉयल है, लविंग है, इनोसेंट है, करेजियस, इन लव है, पवित्र है, वफादार है, प्यार करने वाली है। प्यार के लिए इसने अपने पिता और समाज से बगावत तक कर ली, अपने प्यार के लिए, अपने ओथेलो के लिए। एग्ज़ाम सिग्निफिकेंस याद रखना आपने एग्ज़ाम सिग्निफिकेंस याद रखना कि एम्बॉडीज एब्सोल्यूट प्योरिटी एंड डिवोशन। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम सिग्निफिकेंट की याद रखेंगे तो ये इस प्ले में एब्सोल्यूट प्योरिटी का प्रतीक है, यानी कि पूरी तरह से पवित्रता की प्रतीक है। ये वाकई में कहीं से भी करप्ट नहीं रहती है, ये एकदम प्योर रहती है, एकदम लॉयल रहती है, कहीं से भी करप्ट नहीं रहती है इस प्ले में। अब वो अलग ही है कि जिसके कारण इसको लास्ट में मरना पड़ता है, ये ऐसी रहती नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। हर अनजस्ट डेथ फॉर्म्स द कैटेस्ट्रॉफ ऑफ द प्ले, रिप्रेजेंट ट्रेजिक इनोसेंस डिस्ट्रॉय बाय जेलसी एंड पेट्रार्की। ये बेचारी फंस जाती है, समझ लो, इसका कैटेस्ट्रॉफ हो जाता है। इस प्ले में कैटेस्ट्रॉफ कब आता है, यानी कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी तब आती है जब इसकी डेथ हो जाती है। वो भी कैसे, अनजस्ट डेथ होती है। अनजस्ट डेथ मतलब ये बेचारी कसूरवार है नहीं, है पूरी तरह से प्योर, पूरी पवित्रता की प्रतीक है, कहीं पे भी करप्ट नहीं है, फिर भी इसको उस गलती, जो गलती ये की नहीं है, उस गलती की इसको सज़ा मिलती है, इसलिए ये अनजस्ट डेथ होता है। और जैसे इसकी डेथ होती है प्ले में, वहीं पे कैटेस्ट्रॉफ आ जाता है, यानी कि ट्रेजेडी आ जाती है। और ये दिखाता है, ये प्ले दिखाता है कि कैसे मासूमियत को शक और पुरुष प्रधान जो समाज है वो कुचल देता है। मासूमियत, कितनी मासूम थी ये बेचारी, कितनी फेथफुल थी, लेकिन जो पुरुष प्रधान है वो अपने शक से इस मासूमियत को कुचल देना, मतलब लास्ट में इसको मार देना, ये उसका शिकार बन जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है यागो, ये इस प्ले का, इस मूवी भी दिमाग में रखोगे तो मैं इसलिए मूवी नाम ले रही हूँ क्योंकि मूवी चीज़ें रहती हैं दिमाग में, है ना, फिल्म देख के आते हैं तो कहानी सारी दिमाग में रहती हैं, इसलिए मैं उसी मूवी को मतलब स्टाइल में लेके आपको समझा रही हूँ। जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों के लिए मैं नहीं बोल रही, पुराने बच्चे तो रट्टा मार के बैठे हैं, उनको तो सब पता है, वो बस रिविज़न कर ले, वही काफ़ी है। तो जो यागो है ना, ये इस प्ले का विलन है, एंटागोनिस्ट है। ठीक है, ये इस विले का मतलब यागो जो है वो इस प्ले का क्या है, विलेन है, जिसे हम एंटागोनिस्ट भी कहते हैं लिटरेचर की भाषा में। ठीक है, और ओथेलो का इनशाइन है, यानी कि मैंने कहा ना, जो पुराना, जहाँ से ओथेलो जिस कहानी से लिया गया है, अभी मैंने बताया ना हिकैटो मिथी, जहाँ से लिया गया, उसमें जो विलन का काम है वो इनशाइन है। यागो का जो काम करता है वो इनशाइन है, और शेक्सपियर के प्ले में यागो नाम रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसकी क्वालिटी क्या है, तो ये बहुत कनिंग है, मैनिपुलेटिव है, डिसेप्टिव है, इंटेलिजेंट है, इमोशनली कोल्ड है, चालाक है, धोखेबाज है, पत्थर दिल का इंसान है। एग्ज़ाम सिग्निफिकेंट याद रखना, कॉलरिज ने इसे ही मोटिवलेस मैलिनिटी कहा है। क्या कहा है, मोटिवलेस मैनिलिटी। एस.टी. कॉलरिज ने इसी पर्सन के लिए, यागो के लिए एक मशहूर लाइन कही थी, मोटिवलेस मैलिनिटी, मतलब बिना किसी ठोस वजह से सिर्फ बुराई करने की सनक इसके ऊपर छाई थी, और कोई ठोस वजह नहीं था, कोई ठोस रीज़न नहीं था, इसने कहाँ से कहाँ कहानी को पहुँचा दिया। मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, ध्यान रखना है, फेमस फॉर हिज सॉलिलोकीज विच रिवील हिज स्कीम्स एंड इनर माइंड। ये अपने सॉलिलोकीज की वजह से और फेमस है, और ये जो सॉलिलोकीज ये बोलता है ना, ये ऑडियंस को, डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है। फोर्थ जो वॉल है ना, ये यही तोड़ता है। फोर्थ वॉल क्या होता है, जब हम ऑडियंस से डायरेक्ट बात करते हैं, जब कोई हीरो मतलब प्ले का कोई कैरेक्टर डायरेक्ट ऑडियंस से बात करता है, किसी कैरेक्टर से नहीं बात करता, तो वो होता है, वो समझ लो फोर्थ वॉल तोड़ दिया। तो ये जो सॉलिलोक्यूज बोलता है ना, यानी कि अपने खतरनाक इरादे कि मुझे ये करना, ऐसे करना, किसको भड़काना है, यागो को, ओथेलो को ये करना है, तो मुझे
ये सारा जो वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है ये ऑडियंस से डायरेक्ट बोल बोल के करता है, तो ऑडियंस को सब पता रहता है यागो क्या करने वाला है। तो ये अपने सोलिलोकीज, इसे ही कहा गया है सोलिलोकीज, ये इससे बहुत फेमस है, ठीक है, ध्यान रखना है। एंड बात करेंगे मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, मतलब ये माइंड गेम्स खेलने में माहिर है। तो माना जाता है शेक्सपियर का ये ग्रेटेस्ट विलन है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है कैशियो, कैशियो इसका जो रोल है ना, ये बेचारा पॉन है, पॉन मतलब मोहरा यही बनता है, इसी को मोहरा बनाता है कौन, यागो, अपना बदला लेने के लिए। बदला क्या लेना, ज़बरदस्ती का उस पर पता नहीं क्या चढ़ा हुआ है बिना वजह, तभी तो एस.टी. कॉलरिज कहता है ना मोटिवलेस मैलिनिटी, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी उद्देश्य के, बस ऐसे ही बर्बाद करना है भाई। ये ओथेलो का लेफ्टिनेंट है, ठीक है। की ट्रेड्स की बात करेंगे, हैंडसम है, कर्टीज़ है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ड्रिंकिंग है, ऑनर लविंग है, ठीक है। तो इसकी जब की ट्रेड्स की बात करेंगे, सुंदर है, अच्छे संस्कार वाला है, लेकिन इसे शराब पीने की आदत नहीं है। अगर ये पी लिया तो जल्दी इसको नशा हो जाता है, और इसी का फ़ायदा उठाता है कौन, यागो। एग्जाम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो यूज बाय यागो टू अराउज ओथेलो जेलेसी, इसी को मोहरा बनाता है यागो। यागो इसी का मोहरा बना के, इसी का यूज़ करके ओथेलो के मन में शक पैदा करने के लिए शक पैदा करता है, इसी का फ़ायदा उठाकर। हिज डिमोशन बिकम्स द फर्स्ट स्टेप इन यागोज प्लॉट, ठीक है। यागो की पहली चाल यही होती है कि कैसियो की नौकरी छिनवा दे। पहली क्या, फर्स्ट स्टेप यही होता है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जो ओथेलो है ना वो लेफ्टिनेंट इसे बना देता है कैशियो को, और यागो को ये उम्मीद रहती है कि ओथेलो मुझे बनाएगा। आपने अगर ओमकारा मूवी देखी होगी, ओथेलो को समझना है ना, तो ओथेलो पे एक मूवी बनी है ओमकारा, ओमकारा एक मूवी बनी है, अजय देवगन, करीना कपूर, सैफ अली खान और विवेक ओबराय है ना। तो उसमें जो अजय देवगन है वो मोर बनता है, यानी कि वो ओथेलो बनता है। करीना कपूर जो बनती है वो डेस्टिमोना है, एंड सैफ अली खान वो यागो का काम करता है, और जो कैसियो का काम कौन करता है, वो विवेक ओबराय करता है। तो उसमें होता क्या है कि लेफ्टिनेंट का पद चुनने में, मतलब लेफ्टिनेंट बनाना है, पद चुनना है कि हाँ दोनों में से किसी एक को बनाया जाएगा। अब ओथेलो को सबसे ज़्यादा कैसियो पसंद आता है, तो ये क्या करता है, कैसियो को बना देता है, यानी कि विवेक ओबराय को बना देता है अजय देवगन। अब वहीं से इसके दिल में, क्योंकि ये उम्मीद करके बैठता है ना, एक्सपेक्टेशन ये करके बैठता है कि मुझे बनाया जाएगा लेफ्टिनेंट, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में जब वो कैशियो को, यानी कि विवेक ओबराय को बना दिया जाता है, तो सैफ अली खान जो रहता है ना, उसको बड़ा धक्का लगता है। तो वहीं से कहीं ना कहीं ये इसके अंदर जेलस जो होती है वो उभरने लगती है वहीं से। तो सबसे पहले इसका स्टेप रहता है कि इसको ना इस पद से हटाना है, यानी कि विवेक ओबराय को लेफ्टिनेंट के पद से हटाना है किसी भी तरह से। अब बेचारे विवेक ओबराय को ही जो सैफ अली खान है वो मोहरा बनाता है। मूवी को लेके जोड़ा जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंबलाइजिंग रेपुटेशन एंड ऑनर, तो ये ध्यान रखना है, ये रेपुटेशन का प्रतीक है बेचारे को, बेचारे की इज्जत बहुत प्यारी है, इसकी ना कैशियो की इज्जत बहुत प्यारी है विवेक ओबराय की। नेक्स्ट जो कैरेक्टर पे आ जाएंगे, इमिलिया जो है ये अनविटिंग अकम्प्लिस यागोज वाइफ, डेस्डिमोनास अटेंडेंट। तो जो इमिलिया एक और कैरेक्टर है, तो अनजाने में साथ देने वाली अनविटिंग अकम्प्लिस है, यानी कि ये अनजाने में ही अपने पति का साथ देती है, जानबूझ के नहीं देती है, अनजाने में देती है। और ये यागो की वाइफ है, डेस्डिमोना की नौकरानी है। इसका की ट्रेट्स क्या है, तो ये प्रैक्टिकल है, आउटस्पोकन है, ऑनेस्ट है, ग्रेजुअली क्रेजियस है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, मुंहफट है, लास्ट में बहुत साहसी भी बन जाती है, कई बड़े बड़े स्टेटमेंट भी बोलती है, कोट भी बोलती है। ये एग्ज़ाम सिग्निफिकेंस आपको याद रखना है, ये जो एग्ज़ाम सिग्निफिकेंस है ना, ये आपको याद रखना है। स्टील्स द हैंकरचीफ अननोइंगली एडिंग यागो, ये अनजाने में ही वो हैंकरचीफ चुरा कर क्या इसको मिल जाता है, अनजाने में ही वो हैंकरचीफ ले जाके यागो को दे देती है, जिससे सारी मुसीबत वहीं से शुरू होती है, लेकिन अनजाने में देती है, ठीक है। रिवील्स यागो प्लॉट एट द एंड रिस्टोरिंग मॉरल ऑर्डर, लास्ट में यही यागो की पोल खोलती है और ये मॉरल ऑर्डर वापस लेती है, नैतिक व्यवस्था। एक्ट एज अ प्रोटो फेमिनिस्ट वॉइस क्वेश्चनिंग मेल डोमिनेंस, ठीक है, ये एक प्रोटो फेमिनिस्ट आवाज़ है, कौन, इमिलिया, यानी कि पुरुषों की दादागिरी पर एक सवाल उठाती है ये। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ब्रेबेंशियो, तो ब्रेबेंशियो ये ऑब्स्टिकल डेस्डेमोनास फादर वेनेशियन सेनेटर है, तो ये ध्यान रखना है आपने।
कि जो ब्रेबेंशियो है ना, ये ऑब्स्टिकल है, मतलब बाधा यही लाते हैं डेस्डिमोना के लाइफ में। डेस्डिमोना एंड ओथेलो के मिलन में यही बाधा बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये डेस्डिमोना के फादर हैं और सीनेटर भी हैं। की ट्रेट्स बहुत प्राउडी है, ट्रेडिशनल है, प्रिजुडाइज, ऑथोरिटेटिव, यानी कि ये थोड़ा सा पुराने मतलब घमंडी हैं, पुराने ख्याल वाले पिताजी हैं और जातिवादी में विश्वास रखते हैं, जैसे सबके फादर होते हैं। एग्जाम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो अक्यूजेज ओथेलो ऑफ यूजिंग विच क्राफ्ट, ये ना ओथेलो पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इनको तो अपनी बेटी पे भरोसा होता है कि मेरी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती, किसी मुअर के साथ भाग सकती है, जा सकती है। तो ये सोचते हैं ज़रूर उस मुअर ने, उस ओथेलो ने मेरी बेटी पे विच क्राफ्ट यानी कि जादू टोना किया होगा, या तो ड्रग्स लिया यानी कि कोई नशीली चीज़ पिलाई होगी, या तो जादू टोना किया होगा, तभी वो जा सकती है। ऐसा ये इल्ज़ाम लगाते हैं किस पे, ओथेलो पे। रिप्रेजेंट सोशल प्रिजुडिस अगेंस्ट रेस एंड इंटररेशियल मैरिज, तो ये अंतरजातीय विवाह, इंटररेशियल मैरिज के खिलाफ समाज की सोच को दिखाते हैं, जैसे कि हर कोई रहता है। डाइज ऑफ ग्रीफ रिपोर्टेड इन एक्ट 5, अच्छा ये दुख से, या यूँ बोलो हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है, या ये दुख से इनकी डेथ हो जाती है, और ये पता कब चलता है, एक्ट 5 में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, इसी कैरेक्टर को शेक्सपियर ने ऐड किया था, ये ध्यान रखना है, यानी कि जो ओरिजिनल कहानी है जहाँ से शेक्सपियर ने लिया है हिकैटोमिथी से, तो जहाँ से उन्होंने लिया है उसकी जो ओरिजिनल कहानी में रॉड्रिगो नाम का कोई कैरेक्टर नहीं था, लेकिन शेक्सपियर ने अपने ओथेलो में इसको ऐड किया है अपनी तरफ से, तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो जा रहा है। रोल की बात करेंगे तो ये फूल है, रिच वेनेशियन इन लव विद डेस्डिमोना, बेवकूफ़ है, एक अमीर वेनिश का आदमी है जो डेस्डिमोना से प्यार करता है। वीक माइंडेड है, इमोशनल है, गलीबल, डिपेंडेंट है, तो ये जानते हो ये भी दिल से कमज़ोर है, भावुक है, दूसरों पर डिपेंडेंट है, ये भी भोला भाला है, इसको भी खूब बेवकूफ़ बनाता है कौन, यागो। याद रखना यागोस पर्स फाइनेंशियली एक्सप्लॉइटेड, ये यागो का पर्स है, बटुआ है, यानी कि यागो इससे खूब लूटता है पैसा। यूज़ फॉर डर्टी वर्क, अटैक ऑन कैशियो, और इससे यागो ना गंदे काम करवाता, लाइक जैसे कैशियो पर हमला करना है ना, सारे गंदे काम इसी से करवाता है। सोज हाउ इजली ह्यूमन, सिर्फ किस लिए कि एक दिन डेस्डिमोना तुम्हारी हो जाएगी, इसको डेस्डिमोना चाहिए, तो वही बेवकूफ़ बना के इससे पैसे भी लेता है। सोज हाउ इजली ह्यूमन वीकनेस कैन बी एक्सप्लॉइटेड, ये दिखाता है कि इंसान की कमजोरी का फ़ायदा उठाना कितना आसान है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बायंका, तो जब बायंका है ना, ये एक कोर्टिजन है, कैशियोस मिस्ट्रेस है, तो मतलब कैसियो की ये मिस्ट्रेस है, गर्लफ्रेंड है। कोर्टिजन मतलब होता है वैश्या, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड बात करेंगे अगर हम बायंका की, तो ये कैशियो की प्रेमिका भी है। की ट्रेट्स के बाद थोड़ी इमोशनल है, जेलस है, सेंसिटिव है, ये भी भावुक है, ईर्ष्यालु है। एग्जाम सिग्निफिकेंस याद रखना, हर जेलसी ओवर द हैंकरचीफ मिरर्स ओथेलो जेलसी, इसकी भी जेलसी जब ये हैंकरचीफ देखती है ना उसके हाथ में, मतलब कैसियो के रूम में जब हैंकरचीफ देखती है, तो ये भी जेलस, मतलब इसको भी जेलस फील होता है कि आखिर कैसियो के पास ये हैंकरचीफ आया क्या, उसके रूम में कैसे आया, शायद ये किसी औरत के पास गया होगा, ऐसा कुछ। तो ओथेलो की जेलसी की तरह ही इसकी जेलसी होती है, ठीक है, जिसे हम मिरर इमेज कहते हैं, ठीक है। एक्ट एज अ पैरेलल फिगर टू डेस्डिमोना इन लव एंड सस्पिशियन, ये डेस्डिमोना के पैरेलल फिगर खड़ी है, ठीक है। हाईलाइट सोशल हिपोक्रेसी टुवर्ड्स वीमेन, और ये ध्यान रखना है, ये जो हिपोक्रेसी है, हाईलाइट सोशल जो हिपोक्रेसी है उसको दिखाती है ना, वीमेन के प्रति, तो ये ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं, यहाँ तो कैरेक्टर हो गए हैं जो मेन, जो आपके प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे। अब ओथेलो में थीम क्या है, किस थीम पर लिखी गई है, तो ओथेलो का जो मेन थीम है ये याद रखना, सबसे पहले जेलसी को याद रखना, जिसे ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा गया है। इसी जेलसी को ही किसने कहा है, यागो ने कहा है ना। द सेंट्रल थीम इट डिस्ट्रॉय रीजन एंड लव, तो ये ध्यान रखना है, ये प्ले का ना मेन थीम है जेलसी, और जेलसी ही बुद्धि और प्यार दोनों को ख़त्म कर देती है। यही कोट है, ओ बी वेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये कहता कौन है, स्पोकन बाय यागो। किससे कहता है, टू ओथेलो, ये ध्यान रखना है, किससे कहता है, ओथेलो से कहता है कि ये जो जेलसी है ना साहब, एक बार अगर आ जाएगी ना तो समझ लो सब बर्बाद कर देगी, अगर ये दिमाग पे चढ़ जाएगी। हे मालिक, ईर्ष्या से बचो, ये हरी आँख वाला राक्षस है ईर्ष्या, है ना, तो ये ध्यान रखना है। एग्जाम एंगल देखेंगे, कंट्रास्ट है ओथेलो जेलसी इमोशनल इरेशनल विद यागो प्रोफेशनल जेलसी कैलकुलेटेड,
अगर हम एग्ज़ाम के एंगल से देखें तो ओथेलो की जो ईर्ष्या है वो भावुक है और बेतुकी ईर्ष्या है, इरेशनल है। जबकि यागो की जो ईर्ष्या है वो कैलकुलेटेड है, हिसाबी वाली है कि वो क्यों ईर्ष्या कर रहा है, ईर्ष्या क्यों कर रहा है, ओथेलो से, कैसियो से सब बर्बाद कर रहा है, घुमा फिरा के सबको मैनिपुलेट कर रहा है। और ओथेलो की जो ईर्ष्या है वो इमोशनली तो है अपने पत्नी को लेके, और एक तरफ इरेशनल है, बेतुकी है, कोई मतलब नहीं, उसकी पत्नी तो वफादार ही थी। नेक्स्ट जो थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यानी कि दिखावा वर्सेस असलियत। यागो अपीयर्स ऑनेस्ट बट इज़ एविल। यागो बाहर से तो ईमानदार दिखता है पर अंदर से वो शैतान है। डेस्डिमोना अपीयर फॉल्स टू ओथेलो बट इज़ ट्रू। और डेस्डिमोना ओथेलो को झूठी लगती है बाहर से, बट अंदर से वो वफादार है। समझ में आया? जैसे कि एक कोट है, आई एम नॉट वॉट आई एम, ये यागो बोलता है। मैं वो नहीं जो मैं दिखता हूँ, ये बार बार बोलता है यागो। आई एम नॉट वॉट आई एम, ये बाइबल से लिया गया है एक, जहाँ भगवान बोलते हैं कि आई एम वॉट आई एम। आई थिंक यही से ही कुछ रहती है लाइनें, आगे होगा इसी में, तो ये ध्यान रखना है। ये ओथेलो बोलता है आई एम नॉट वॉट आई एम, मैं वो नहीं जो मैं दिखता हूँ। एग्जाम एंगल से याद रखना कि आयरनी, ओथेलो रेपिडेडली कॉल्स यागो ऑनेस्ट यागो। ये एक आयरनी है, ये एक बहुत बड़ी आयरनी है, क्योंकि ओथेलो बार बार यागो को ऑनेस्ट यागो कहता है। और वाकई में इसको लगता है, ऊपर से तो यागो को ये मतलब ऊपर से ओथेलो को यागो ऑनेस्ट दिखता है, लेकिन अंदर से वो करप्ट है। धीरे धीरे जब उसकी जेलसी बढ़ती है तो डेस्डिमोना दिखने लग जाती है फॉल्स, करप्ट दिखने लगती है, लेकिन अंदर से डेस्डिमोना करप्ट नहीं है। और ये यागो को ऑनेस्ट यागो कहता है। ये एक बहुत बड़ी आयरनी है ना, बहुत बड़ा व्यंग है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे रेस एंड अदरनेस। आगे बात करेंगे कि ओथेलो इज़ रिस्पेक्टेड फॉर हिज स्किल बट आइसोलेटेड फॉर हिज स्किन कलर। बात करेंगे कि रेस एंड अदरनेस, जाति और परायापन भी इस प्ले में थीम दिखती है। ओथेलो की बहादुरी की इज्जत तो है, उसकी इज्जत की जाती है बहादुरी, लेकिन उसके रंग की वजह से उसे हमेशा आउटसाइडर समझा जाता है, उसके कलर की वजह से। ठीक है, एग्जाम एंगल से देखेंगे टर्म्स लाइक मूअर, थिक लिप्स, ओल्ड ब्लैक रैम हाईलाइट रेशियल प्रिजुडिस। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सारे टर्म है ना, मूअर हो गया, थिक लिप्स हो गया, ओल्ड ब्लैक रैम, ये सारे यागो बोलता है। किसे? ओथेलो को। ये सारे नाम ये यागो बोलता है ओथेलो को, और ये सारे नाम कहीं ना कहीं ये रेशियल प्रिजुडिस दिखाते हैं, यानी कि नस्लवाद को दिखाते हैं, है ना। ऑनर एंड रेपुटेशन की बात करेंगे हम, ये भी थीम है, सम्मान एंड प्रतिष्ठा। एक्सप्लेनेशन अगर है तो कैसियो लूसेस हिज रेपुटेशन, ओथेलो किल्स टू प्रिजर्व हिज ऑनर एंड ऑनरेबल मर्डरर। अगर बात करेंगे यहाँ पे कैशियो के लिए उसकी जो इज्जत है, उसकी जो रेपुटेशन है, वो सब कुछ है। जब इसके पद चला जाता ना तो कहता है ना रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, बोलता है ना। कौन? ये कैशियो बोलता है, क्योंकि इसको इज्जत बड़ी प्यारी है। और वहीं पे ओथेलो भी देख लो, ओथेलो भी हत्या इसलिए कर देता है ताकि उसका सम्मान बचा रहे, उसका ऑनर बचा रहे, इसलिए वो खुद को क्या कहता है? एन ऑनरेबल मर्डरर, ये कहता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। और कैशियो क्या कहता है? इसकी भी इज्जत प्यारी है, जब इसकी इज्जत चली जाती, इसका पद चला जाता, कहता है रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, ओ आई हैव लॉस्ट माई रेपुटेशन, मैंने अपना रेपुटेशन खराब कर दिया। और जब उसी तरह ओथेलो भी अपने ऑनर के लिए मार देता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। जब जान जाता है मेरी पत्नी बेवफा है, उसका सच में चक्कर चल रहा है, ऐसा होता नहीं है लेकिन इसको ऐसा भड़का दिया जाता है, ठीक है। तो फिर ये समझता है कि ऑनर के लिए अपनी पत्नी को मार देता है, और मारने के बाद कहता है एन ऑनरेबल मर्डरर, ठीक है, अपने आप को जस्टिफाई करता है। आ जाते हैं अब प्ले को स्टार्ट करते हैं। आधी कहानी तो मैं आपको कैरेक्टर के थ्रू, थीम के थ्रू समझा देती हूँ, ऐसे पढ़ेंगे तब ना दिमाग पे बैठी रहेगी चीज़ें, ठीक है। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, कहानी को समझ लेते हैं। देखिए कहानी स्टार्ट होती है एक्ट फर्स्ट में आपको क्या दिखेगा? एलोपमेंट के बारे में पता चलेगा, यानी कि एक्ट फर्स्ट किस पे है? पूरा एलोपमेंट पे है, ठीक है। एक्ट जो फर्स्ट है एलोपमेंट, यानी कि वेनिस की घटना। एलोपमेंट कहाँ सबसे एक्ट फर्स्ट में जो सेटिंग रखी गई है वो कहाँ रखी गई है? वेनिस में। वेनिस की घटना दिखाई जाएगी, और ये जो एक्ट है ये कहानी की नींव रखता है, कहानी का प्लॉट रखता है ये।
तो सबसे पहले क्या होता है, द अलार्म यागो एंड रॉड्रिगो वेक अप ब्रेबेंशियो डेस्डिमोना's फादर इन द मिडल ऑफ द नाइट टू टेल हिम द ओथेलो द मूअर हैज एलोप्ड विद हिज डॉटर। तो होता क्या है, यहाँ पे शोर मचता है रात के, लगभग रात के अंधेरे में ये शोर मचता है। यागो और रॉड्रिगो को पता चलता है कि जो ओथेलो है वो डेस्डिमोना के साथ भाग गया है, एलोप कर गया है, लेके चला गया है। तो यागो और रॉड्रिगो को ये बात पता चलती है, तो इन लोग को रहा नहीं जाता है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि जाके क्यों नहीं डेस्डिमोना के फादर को बताया जाए, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होगा। डेस्डिमोना के फादर को बताया जाए कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो यागो और रॉड्रिगो ये लोग क्या करते हैं, रात के अंधेरे में डेस्डिमोना के फादर, मतलब डेस्डिमोना के फादर के पास पहुंच जाते हैं। जाके इनके फादर को जगाते हैं और इन्हें बताते हैं कि ओथेलो ये जो बोलता है ना, तो द मूअर बोलता है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ये बेइज्जत करता है। यागो ओथेलो को पसंद बिल्कुल नहीं करता, क्यों, उसके कालेपन की वजह से वो आउटसाइडर है। तो आके बताता है ना, ओथेलो द मूअर तुम्हारी बेटी को भगा ले गया है, कुछ इस तरह वो लैंग्वेज यूज़ करता है। और उस लैंग्वेज के साथ वो ये बात भी बोलता है, यागो यहाँ पे चिल्लाता है, एन ओल्ड ब्लैक रैम इज स्टॉपिंग योर वाइट ईव। ये बात बोलता है, एक बूढ़ा काला मेढ़ा तुम्हारी सफ़ेद भेड़ को खराब कर रहा है, कुछ इस तरह का वो एक गंदा आरोप लगाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मतलब गंदी बात कहता है यहाँ पे। तो ये ओथेलो के जो रंग है और उसकी उम्र का मजाक उड़ाने के लिए था, ठीक है, उसका जो कलर है उसकी वजह से। उसके बाद फिर क्या होता है बताता है। अब ब्रेबेंशियो जब सुन लिया भाई पिता है तो पिता है, उनको तो बुरा ही लगेगा, चाहे कितने भी अच्छा लड़का हो या कुछ भी हो। लड़की अगर एलोप कर गई तो ऑब्वियसली आप जानते ही हो। फिर क्या होता है, एक्यूजेशन। ब्रेबेंशियो accuses Othello of using witchcraft to drugs to win Desdemona as she was too shy to fall for him naturally। फिर क्या होता है, यहाँ पे ब्रेबेंशियो को यकीन नहीं होता कि उसकी अपनी बेटी अपनी मर्जी से ओथेलो के प्यार कैसे कर सकती है, कैसे ओथेलो के साथ भाग सकती है। तो ये जाता है सीधा ड्यूक के पास जाते हैं, ड्यूक ऑफ वेनिस, जो वेनिस का ड्यूक रहता है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाके ये बताता है ब्रेबेंशियो कि ऐसा ऐसा हुआ है और ओथेलो जो है वो मेरी बेटी का फ़ायदा उठा रहा है। उसने मेरी बेटी पे क्या कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी बेटी उसके साथ चली गई है, या कोई ड्रग्स वगैरह दे दिया है, या कोई नशीली दवाई मेरी बेटी को ज़रूर पिला दिया है, तभी तो वो उसके साथ चलेंगे। तो मुझे यकीन नहीं हो सकता कि मेरी बेटी ओथेलो के साथ जा सकती है, ज़रूर उसने विच क्राफ्ट किया होगा, काला जादू का होगा। ऐसा ब्रेबेंशियो किसे कहता है, ड्यूक ऑफ वेनिस से कहता है, जो वेनिस का ड्यूक होता है। तो यहाँ पे फिर डिफेंस, उसके बाद ओथेलो को बुलाया जाता है। वेनिस ओथेलो डिफेंड्स हिमसेल्फ बिफोर द, तब उसके बाद जो वेनिस का ड्यूक होते हैं वो ओथेलो को बुलाते हैं कि ओथेलो ये सब क्या है, वाकई में क्या सच है, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने ऐसा किया है, क्योंकि बाप ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ओथेलो जो वेनिस के ड्यूक के सामने अपनी सफाई देता है, वो कहता है कि मैंने कोई जादू नहीं किया है। ही सेज डेस्डिमोना फेल इन लव विद हिज स्टोरीज वॉर एंड सफरिंग। वो कहता है कि मैंने कोई जादू नहीं किया है डेस्डिमोना को, बल्कि मेरे जो युद्ध की कहानियाँ हैं और मेरे जो दुख से प्यार हुआ है। मैं जो युद्ध की कहानियाँ बताता था, मेरे जो दुख थे, उससे डेस्डिमोना को मुझसे प्यार हुआ है, वॉर एंड सफरिंग से, मेरे वॉर मेरे सफरिंग से। अब मुझे तो यहाँ पे फिर ओथेलो बोलता है, एक कोट है यहाँ पे, सी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैड पास्ड एंड आई लव्ड हर दैट सी डिड पिटी देम। उसे तो मेरा जो मतलब ये कहता है कि उसे मेरे युद्ध की कहानियाँ, मेरे दुखों से प्यार हो गया। अब मुझे क्यों प्यार हो गया, मुझे इसलिए प्यार हुआ क्योंकि उसे मेरे दुखों पर दया आई और मुझे भी प्यार हो गया। यहाँ पे बोलता है ना, सी लव्ड मी फॉर द डेंजर आई हैड पास्ड एंड आई लव्ड हर दैट सी डिड पिटी देम। उसने मेरे खतरों और बहादुरी के लिए मुझसे प्यार किया और मैंने इसलिए प्यार किया क्योंकि उसे मेरे दुखों पर दया आई। इस तरह कुछ जस्टिफाई वो अपने आप को करता है, अपने आप को डिफेंस करता है। कौन, ओथेलो, किसके सामने, ड्यूक के सामने। फिर क्या होता है, दी वर्डिक्ट। फिर क्या होता है, वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, फैसला। फैसला, डेस्डिमोना कन्फर्म्स हर लव, द ड्यूक अलाउज द मैरिज। उसके बाद ओथेलो की तो बात सुन ली जाती है। फिर ड्यूक फिर बीच में बोलता रहता है ब्रेबेंशियो, ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ वो बोलता है। देन उसके बाद जो वेनिस के ड्यूक रहते हैं वो डेस्डिमोना को बुलाते हैं, क्योंकि भाई आखिरी जो स्टेटमेंट रहेगा वो लड़की का ही रहेगा। तो
तो डेस्डिमोना को बुलाते हैं भरी सभा में, डेस्डिमोना आती है, उसे पूछा जाता है क्या वाकई में ओथेलो ने तुम्हारे साथ मतलब तुम्हें कोई जादू टोना किया है कि तुम्हारे बिना मंजूरी के तुमको लेके चला गया है। फिर क्या होता है कि डेस्डिमोना भरी सभा में आती है और कबूल करती है कि मैं सच में ओथेलो से प्यार करती हूँ। वो कहती है, वो सच में कंफर्म करती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। जब ऐसा सुन लेते हैं ड्यूक, तो ड्यूक तुरंत शादी की मंजूरी देते हैं। ठीक है, जब दोनों मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, कुछ इस तरह का सीन था भाई शादी का। फिर ये लोग क्या कर देते हैं, ड्यूक यहाँ पे शादी की मंजूरी दे देते हैं, जाओ शादी कर लो। उसके बाद क्या होता है, द मिशन, है ना। ओथेलो सेंट टू साइप्रस टू फाइट दी टर्किश फ्लीट, डेस्डिमोना, यागो, इमिलिया एंड कैशियो अकम्पनी हिम। तभी वहाँ पे एक खबर आती है, एक खबर ये आती है, उसी वक्त खबर आती है कि तुर्की की जो सेना है साइप्रस पर हमला करने वाली है। तो ड्यूक जो होते हैं वो ओथेलो को, भाई ओथेलो तो है ही है बहुत ब्रेव, तो ड्यूक जो है वो ओथेलो को भेजते हैं, जाओ तुम युद्ध के लिए साइप्रस। अब डेस्डिमोना भी जाती है साथ में, यागो भी, इमिलिया भी, कैसियो सभी साथ में जाते हैं। कहाँ पे, साइप्रस। फिर एक वार्निंग यहाँ पे, जैसे ये लोग जाते हैं तो ब्रेवेंशियो यहाँ पे एक वार्निंग देता है। डेस्डिमोना का जो फादर है ब्रेवेंशियो, वो कहता है, क्या कहता है ओथेलो से, एक वार्निंग, जाते जाते ब्रेवेंशियो ओथेलो को एक चेतावनी देता है जो बाद में सच साबित होती है, वो चाहे कैसे भी सच साबित हो। कहता है, लुक एट हर मूअर, सी वॉट डिसीव्ड हर फादर एंड मेरी। सुनो मूअर, इस तरह बोलता है, इस पर नज़र रखना, इसने अपने बाप को धोखा दिया तो तुम्हें भी दे सकती है। इस तरह वो वार्निंग देता है, कौन, ब्रेवेंशियो। उसके बाद क्या होता है, फिर एक्ट सेकंड दिखाया जाता है, अराइवल। ये लोग साइप्रस पहुंचते हैं, ठीक है। एक्ट सेकंड में हम देखेंगे कि वेनिस की शांति खत्म हो जाती है, अब साइप्रस की मुसीबत शुरू हो जाती है। जैसे ये लोग साइप्रस पहुंचते हैं, वहाँ पे स्टॉर्म आ जाता है ना, तूफान आ जाता है। साइप्रस मतलब साइप्रस पहुंचने से पहले ही। ट्रिबल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द टर्किश फ्लीट, द वॉर इज ओवर बिफोर इट बिगिंस। तो ये लोग के साइप्रस पहुंचने से पहले ही समुद्र में क्या हो जाता है, भयंकर तूफान आ जाता है, ठीक है। भयंकर क्या हो जाता है, तूफान आ जाता है। तुर्की का जो बेड़ा है, जो फ्लीट है, वो डूब जाता है, बिना लड़े ही युद्ध खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, द ट्रैप, यहाँ पे एक जाल बिछाया जाता है। दे अराइव इन साइप्रस, यागो नोटिसेस कैसियो होल्डिंग डेस्डिमोनाज हैंड आउट ऑफ कर्टेसी एंड डिसाइड्स टू यूज देन दिस अगेंस्ट हिम। अब यागो के दिमाग में तो था, यागो के दिमाग में पहले से ये चीज़ें थी ना, क्योंकि उसको लेफ्टिनेंट बनना था, लेकिन लेफ्टिनेंट किसे बना देता है, कैशियो को बना देता है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जेलसी थी उस चीज़ को लेके। तभी इसको यहाँ पे दिखता है, एक जाल बनाता है, देखता है साइप्रस में यागो देखता है कि कैशियो जो बहुत तमीज से डेस्डिमोना का हाथ पकड़कर बात कर रहा है। तो यागो यहीं पे तय करता है वो इसी बात का गलत मतलब अब निकालेगा, अब इसी बात को गलत मतलब गलत इंटरप्रेट करके ओथेलो के सामने रखेगा। वो यहीं पे प्लान अपना कर लेता है, ठीक है। अब वो इज्जत से पकड़ा था, जैसे एक रानी का हाथ पकड़ा जाता है, बहुत इज्जत से पकड़ा था, लेकिन इसने गलत इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, उसी चीज़ को। फिर क्या होता है, ब्रॉल मतलब क्या होता है, झगड़ा। फिर क्या होता है, यागो गेट्स कैशियो ड्रंक, नोइंग कैशियो हैज़ अ लो टॉलरेंस फॉर एल्कोहल, रॉड्रिगो प्रोवोक्स कैशियो लीडिंग टू अ फाइट वेयर गवर्नर मोंटेनो, ये नाम याद रखना है, इज वुंडेड। होता क्या है, अब इसने अपना जाल बना लिया कि मुझे इसी चीज़ को गलत इंटरप्रेट करके ओथेलो के सामने रखना है। अब ये सोचता है सबसे पहले मुझे क्या करना है, कैसियो का उसका जो पद है लेफ्टिनेंट का, उस लेफ्टिनेंट के पद से इसे हटाना है। बाद में मैं डेस्डिमोना और कैशियो को देखूंगा, पहले मैं इसको इसके पद से हटाऊंगा कैसे, तो ये भाई इसकी कमजोरी रहती है कैशियो, ये पीता तो नहीं है लेकिन जब पी लेता है तो इसको नशा बहुत जल्दी चढ़ जाता है, और इसी का फ़ायदा इसने उठाया। रात को जश्न होता है उसी की खुशी में, शादी वादी की भी खुशी में, तो रात को जश्न होता है। जश्न में यागो जो करता है ना, वो ज़बरदस्ती कैशियो को शराब पिला देता है, वो भी ज़्यादा पिला देता है। अब इसको नशा चढ़ जाता है, कैशियो को नशा जल्दी चढ़ता है, इसको नशा चढ़ गया। फिर जब जानता है कि उसको नशा चढ़ गया है ना, तो रॉड्रिगो को भेजकर कैशियो को उकसाता है। रॉड्रिगो को भेजता है कि जाओ तुम उसको उकसाओ ताकि वो झगड़ा करे। उसके बाद ये रॉड्रिगो आता है, कैशियो को खूब प्रोवोक करता है, खूब उकसाता है ना। फिर उसके बाद इतना उकसा देता है कि उसी चीज़ को मतलब ये जब ये पूरा इधर फेंकता उगता है, सामान फेंकने लग जाता है, तभी मोंटेनो आता है। ये जो मोंटेनो है ना, ये गवर्नर रहता है, गवर्नर मोंटेनो। वो आके बेचारा समझाता, दोनों के बीच में थोड़ा सा हाथापाई, रॉड्रिगो भी उकसाता है। तो जो कैशियो है ना, इस पर तुरंत मतलब झगड़ा करने लग जाता है रॉड्रिगो से। अब इसका काम था उकसाने का, तो ये अब ये बहुत ज़्यादा प्रोवोक्ड हो जाता है, तो ये झगड़ा करने लग जाते हैं। तभी उस समय
ये जो गवर्नर मोंटेनो वो आते हैं झगड़ा सुलझाने के लिए। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, जो कैशियो वो मोंटेनो को घायल कर देता है। ये घायल हो जाते हैं मोंटेनो, है ना। तभी आवाज़ सुन के ओथेलो बाहर आता है। वो सोचता है कैसी आवाज़ है, क्या हो रहा है। तब सारी कहानी ओथेलो को बताई जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। शोर सुनकर ओथेलो आता है और ऐसा ऐसा देखता है कि कैशियो ने इनको घायल कर दिया, मोंटेनो को भी। वो गुस्से में हो जाता है, क्या हो गया इसको। तो क्या करता है, गुस्से में ही वो क्या करता है, उसको लेफ्टिनेंट के पद से हटा देता है। कौन? ओथेलो। फिर उसके बाद क्या होता है, अब तो इसका काम बन गया। यागो का जो उसने सोचा था, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की थी, वो तो हो गया। लेफ्टिनेंट से हटाना था पद से, उस पोस्ट से हटा दिया। अब ये थोड़ा अच्छा बनना चाहता है। हाँ, फिर जाता है कैसियो के पास, थोड़ा अच्छा बनना कि मैं तुम्हारा वो हूँ, वेल विशर हूँ। वेल विशर बन के जाता है, उसको एडवाइस देता है। क्या? यागो जाके कैशियो को कहता है ना, जाके कहता है यागो, दोस्त बनकर जाता है। वो बेचारा दुखी रहता है। उसका जब नशा उतरता समझ में आता है कि मैंने क्या कर दिया है, कि मैंने अपने पद ही हटा दिए, मेरी इज्जत चली गई, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तब वहाँ पे वो बोलता है रेपुटेशन रेपुटेशन रेपुटेशन, मैंने अपनी रेपुटेशन खो दिया, वहाँ पे बोलता है। तो दुखी रहता है। तब ये दोस्त बनकर जाता है, वेल विशर बन के जाता है, उसको सलाह देता है। अब इसका दूसरा जो उसने दूसरा चाल ट्रैप किया था साइप्रस में, देखा था ना, अब ये सोचता है कि अब इसको मोहरा बनाकर मैं डेस्डिमोना और इसका अफेयर दिखाऊंगा ओथेलो को। एक तो उसकी कामयाबी हो गई, यानी कि एक जो प्लान उसने बनाया था वो प्लान कामयाब कर गया। फिर से अब वो मोहरा बनाएगा उसी को मोहरा बना के दूसरे चाल अब जा रहा चलने यागो। ठीक है, तो जाके उसे कहता है दोस्त बनकर कि तुम उदास क्यों हो रहे हो, उदास मत हो, तुम ना जाके डेस्डिमोना से सिफारिश करो, कहो कि ओथेलो से एक बार बात करे, हो सकता तुमको दोबारा से पद पे रख ले। और जब तुम डेस्डिमोना से सिफारिश लगवाओगे ना, तो ओथेलो पक्का काटेगा नहीं उसकी बात डेस्डिमोना की। इस तरह जाके उसको समझाता है ना। ये यागो की चाल रहती है ताकि जब डेस्डिमोना कैशियो से बात करे तो ओथेलो को शक हो कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, कुछ इस तरह इसकी चाल थी। तो भाई इस तरह की बातें हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर एक्ट थर्ड में क्या आता है, टेम्पटेशन सीन आ जाता है, क्लाइमेक्स आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, टेम्पटेशन सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्पटेशन सीन कब आता है, एक्ट थर्ड सीन थर्ड। ये इस प्ले का काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन है, टेम्पटेशन सीन कहा जाता है। कब आता है, एक्ट थर्ड सीन थर्ड में। उसके बाद कहानी पहुंच गई है क्लाइमेक्स पे। अब यहाँ पे उसने तो यहाँ पे चाल चल दिया ना, कैशियो को कहता जाके डेस्डिमोना से बात करो। तो कैशियो समझ जाता कि हाँ सच में मुझे डेस्डिमोना से बात करना चाहिए एक बार अपने बारे में, तो हो सकता है डेस्डिमोना की बात तो मान लेगा। अब कैशियो क्या करता है, सीधा डेस्डिमोना के पास जाता है। इसकी गलत बेवकूफ़ी ये थी कि ये ओथेलो से नहीं, सीधा डेस्डिमोना के पास जाता है बात करने। ठीक है, कैशियो स्पीक टू डेस्डिमोना एज ओथेलो अराइव्स की कैशियो लीव्स क्विकली आउट ऑफ शेम। यागो सेज हाँ लाइक नॉट दैट, प्लांटिंग द फर्स्ट सीड ऑफ सस्पिशियन। होता क्या है कि उसके बाद देखता है कि शक की बीज यहीं पे बोई जाती है। कैशियो जाता है डेस्डिमोना से मदद मांगने, वो बात करता है कि बात करो, मतलब अपने पद के बारे में बात करने जाता है। ये दोनों बात करते रहते हैं दूर से ही, तभी दूर से ओथेलो आता है। तो ये उसको देख लेता है कैशियो ना, ओथेलो को देख लेता है कि ओथेलो इधर ही आ रहा है। तो ये डर के मारे या यूँ बोलो शर्म के मारे वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि भाई इसको इज्जत बहुत प्यारी थी, ये कहीं ना कहीं शर्मा रहा था, शर्म आ गई थी क्योंकि इज्जत चली गई थी। तो ये शर्म के मारे वहाँ से भाग जाता है। और जब ये शर्म के मारे वहाँ भाग जाता है तो यागो भी साथ में रहता है ओथेलो के। तो यागो कहता है हाँ आई लाइक नॉट दैट, मुझे ये ठीक नहीं लगा, मतलब बात कर रहा तुम्हारी बीवी से और जैसे तुम आ रहे हो वैसे भाग गया, क्या था ये, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। अब यही था कि इसने क्या किया, यागो तुरंत ओथेलो के कान भरता है। यहीं से उसका जेलसी, यहीं से वो कान भरना शुरू कर दिया, उसके कान में डालना लगा ये सारी बातें। ठीक है, उसके बाद टेम्पटेशन सीन ध्यान रखना, एक्ट थर्ड सीन थर्ड में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन। यागो स्लोली कन्विंस ओथेलो दैट डेस्डिमोना इज अनफेथफुल, ही वांट्स ओथेलो ऑफ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर जेलसी। और यहीं से टेम्पटेशन सीन से ये पूरे प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है। यागो धीरे धीरे ओथेलो को यकीन दिलाता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो बेवफा है, तुम्हारी पत्नी और कैशियो के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। कई चीज़ें दिखा देता है, धीरे धीरे कई चीज़ें दिखा देता है, मतलब भरता रहता है। ठीक है, और फिर कहता है कि वह उसे ग्रीन आइड मॉन्स्टर से सावधान रहने को भी कहता है। किसे? ओथेलो को कहता है कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर से आप सावधान रहो, बी वेवर माई लॉर्ड्स। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर किसे कहा गया है? जेलसी को। ये जो जेलसी एक बार घुस जाती है ना, तो ये बहुत कुछ तबाह कर देती है, ये बताता है।
उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हैंकरचीफ वाला सीन आता है। डेस्डिमोना ड्रॉप्स हर स्ट्रॉबेरी स्पॉटेड हैंकरचीफ, ओथेलो फर्स्ट गिफ्ट टू हर, इमिलिया पिक्स इट अप एंड गिव्स इट टू यागो। फिर क्या होता है, अब डेस्डिमोना हैंकरचीफ, एक हैंकरचीफ रहती है, ये हैंकरचीफ ओथेलो दिया रहता है, ओथेलो का ये फर्स्ट गिफ्ट है, ओथेलो दिया रहता है ये हैंकरचीफ, ठीक है। और ये हैंकरचीफ ध्यान रखना, ये जो रुमाल है हैंकरचीफ ना, ये ओथेलो दिया रहता है डेस्डिमोना को, प्यार के तोहफे, प्यार का तोहफा, उसका पहला तोहफा है, फर्स्ट गिफ्ट है। अब ये डेस्डिमोना गलती से उसका जो रुमाल है वो गिर जाता है, ठीक है। ये जो हैंकरचीफ है, इस पे जो कढ़ाई की गई है वो स्ट्रॉबेरी की कढ़ाई की गई है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ये ध्यान रखना है। और वो गलती से वो रुमाल गिर जाता है, और जैसे ये रुमाल गिर जाता है तो इमिलिया जो थी, इमिलिया कौन थी, ये यागो की पत्नी थी, वो उसे उठा लेती है, मतलब अनजाने में उठा लेती है और ले जाके यागो को दे देती है ना, अपने पति यागो को दे देती है अनजाने में ही, उसको नहीं पता, बस ले जाके दे देती है कि हाँ मुझे रुमाल मिला था, बहुत अच्छा है, तो ये रख लो, दे देती है। उसके बाद यागो को तो एक पक्का सबूत मिल गया। अब ये क्या करता है, जानता है यागो कि ये ओथेलो का फर्स्ट गिफ्ट है ना, हैंकरचीफ। तो वो यागो प्लान्स करता है हैंकरचीफ इन कैशियो रूम, ही टेल्स ओथेलो दैट ही शॉ कैशियो वाइपिंग हिज बियर्ड विद इट एंड हार्ड कैशियो टॉकिंग अबाउट डेस्डिमोना इन हिज स्लीप। अब यहाँ पे क्या करता है यागो, वो रुमाल को ले जाके कैशियो के कमरे में छिपा देता है, उसी रुमाल को। अब जान जाता है, कैशियो को कमरे में ले जाके छुपा देता है। फिर आता है ओथेलो से कहता है कि मैंने कैशियो को ना तुम्हारा रुमाल देखा है कैशियो के कमरे में, और मैंने देखा है कि कैशियो को मैंने देखा है कि उस रुमाल से वो अपनी दाढ़ी पोंछते हुए देखा है, दाढ़ी पोंछ रहा था, और वो नींद में ना डेस्डिमोना का नाम बड़बड़ा रहा था। इस तरह वो उसके कान में भर देता है। जब वो रुमाल की बात आती है ना, तो ओथेलो को पक्का यहाँ पे यकीन हो जाता है कि हाँ वाकई में डेस्डिमोना और कैशियो के बीच में चल रहा, वरना मेरा प्यार वाला वो रुमाल डेस्डिमोना ने उसे दे दिया। इसको ये लगता है कि डेस्डिमोना ने उसे दे दिया है, अपने प्रेमी को दे दिया है मेरा पहला गिफ्ट। तो यहाँ पे यकीन हो जाता है। और जब यहाँ पे यकीन हो जाता है ना, तो ये बैठ जाता है, होता नहीं है हताश होकर इंसान बैठ जाता है। अब ये गलत उसके दिमाग में भरा जाता है, ऐसा थी नहीं वो, लेकिन अब उसको लगता है मेरी पत्नी अनफेथफुल है, तो हताश होकर वो घुटने पे आ गया और वहीं पे कसम खाता है कि मैं क्या कर लूँगा, मैं मार दूंगा डेस्डिमोना को, मैं डेस्डिमोना को मार डालूंगा। और वहीं पे वो क्या करता है, यागो को लेफ्टिनेंट भी बना देता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होता है, कसम तो खा लिया मारने का, है ना, कई बार कोशिश भी करता है मारने का। देखते हैं, फॉलोइंग एक्शन आ गया है, मैडनेस। फिर क्या होता है, यागो टॉक्स टू कैशियो अबाउट बायंका, कैशियो मिस्ट्रेस, कैशियो लव्स एंड मॉक्स हर, ओथेलो हाइडिंग नियर बाई थिंग्स दे आर लाफिंग अबाउट डेस्डिमोना। फिर कहता है मालिक एक काम करो, कौन, यागो कहता है ओथेलो से कि अगर तुम्हें और भी सबूत चाहिए तो तुम रुको 1 मिनट, तुम यहीं रुको, अभी मैं जाके उससे बात करता हूँ। किससे, कैशियो से। अभी देखो वो कैसे हंसेगा, कैसे हंस के बातें करेगा, तुम थोड़ा छिप कर सुनना। तो यागो थोड़ा दूर रहता है, छिप कर सुनता है। और यहाँ पे आता है यागो कैशियो से बात करने, तो कैशियो से वो बायंका के बारे में बात करता है ना, लेकिन ओथेलो को लगता है कि डेस्डिमोना के बारे में बात हो रही है। कुछ इस तरह ये प्लानिंग कर लेता है यागो, ताकि ओथेलो को लगे कि मैं डेस्डिमोना के बारे में बात कर रहा हूँ कैशियो से, बट वो एक्चुअल में बात किसके बारे में कर रहा है, बायंका, कैशियो की जो प्रेमिका रहती है, इसके बारे में बात करता है। तो ये कैशियो जो है ना, वो बहुत हंस के बात करता है ना, जो भी ये पूछता है। तो कैशियो बहुत, हाँ मतलब यहाँ पे यागो ना कैशियो की उसकी गर्लफ्रेंड बायंका के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे कैशियो बायंका का मजाक उड़ाते हुए हंसता है, तो ओथेलो को लगता है कि वह डेस्डिमोना के बारे में बात कर रहा है और हंस रहा है। तो आंखों देखा यहाँ पे सबूत दिखाया। कभी वो कहते हैं ना, कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है। ये आंखों देखा, वो खुद देख रहा था लेकिन गलतफहमी थी, तभी बायंका वहाँ आ जाती है। विजुअल प्रूफ, बायंका अराइव्स एंड थ्रू द हैंकरचीफ बैक एट कैशियो, ओथेलो सीज दिस एंड बिलीव डेस्डिमोना गेव हिज गिफ्ट टू हर लवर। तभी बायंका आ जाती है। बायंका वही गुस्से में आती है, वही रुमाल कैशियो के मुंह पे मार देती है, क्योंकि उसे लगता है ये किसी और का रुमाल इसके कमरे में क्या कर रहा है। तो ओथेलो ये देख लेता है, उसे लगता है कि बाद में समझाता भी है कि नहीं मेरा रुमाल नहीं था और बहुत अच्छा है, इसकी कढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी है और इसी तरह हम बनाएंगे रुमाल उमाल। फिर क्या होता है, ये सब देखता रहता है ओथेलो। तो ओथेलो देखता है कि रुमाल, तो जब रुमाल को देखता है तो उसको और यकीन हो जाता है कि बताओ मेरे गिफ्ट को उसने अपने प्रेमी को दे दिया, है ना, मेरा प्यार वाला रुमाल उसने अपने प्रेमी को दे दिया और वो प्रेमी उसी का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन हालांकि वो अपनी प्रेमिका का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ वो इंटरप्रेट कर दिया था, कौन, यागो।
फिर उसी समय लोडोविक आ जाता है। लोडोविक एक मैसेंजर है, ये मतलब ये लेके आता है कि ड्यूक जो वेनिस के ड्यूक है वो तुम्हें बुलाए हैं, है ना, तुम्हारा बुलावा आया है, चलो। तो लोडोविक उसी समय आता है, अराइव फ्रॉम वेनिस विद अ लेटर रिकॉलिंग ओथेलो। ओथेलो को बुलाने के लिए आता है, एक लेटर लेके आता है, मैसेंजर रहता है। और उस समय ओथेलो बहुत गुस्से में रहता है। स्ट्राइक डेस्डिमोना इन पब्लिक, बहुत गुस्से में रहता है क्योंकि वो जान जाता है कि डेस्डिमोना अनफेथफुल है, सारे सबूत गवाह सब उसी के खिलाफ है डेस्डिमोना के। तो उसी समय वो सबके सामने ही ओथेलो क्या करता है, गुस्से में डेस्डिमोना को थप्पड़ मार देता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर यहीं पे विलो सॉन्ग आता है। डेस्डिमोना जब देखती है कि क्या हो गया यागो को, उसने मुझे थप्पड़ मारा, कुछ तो चल रहा है पक्का इसके दिमाग में, बहुत पूछती भी है लेकिन नहीं बताता है, कुछ तो चल रहा है, क्या हुआ बताओ क्या हुआ, पूछती भी है लेकिन नहीं बताता है। वो ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करेगा लेकिन उसको आभास हो जाता है। लेकिन जब थप्पड़ मारता है तो उसको आभास हो जाता है कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो अपने बेडरूम में आ जाती है और विलो सॉन्ग गाती है। तो ये ध्यान रखना, विलो सॉन्ग, है ना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम, एक्ट 5 पे आ गए हैं। कैटेस्ट्रॉफ हो जाता है, रेजुलेशन का टाइम आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, अटैक। यागो एंड रॉड्रिगो अटैक कैशियो इन द डार्क। यागो किल्स रॉड्रिगो टू साइलेंस हिम एंड वुंड्स कैशियो। फिर तभी यागो रॉड्रिगो क्या करता है, मतलब यागो यहाँ पे एक और चाल चलता है। रात के अंधेरे में यागो और रॉड्रिगो कैशियो पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे यागो को रॉड्रिगो को मरवाना था क्योंकि रॉड्रिगो सब जानता था यागो के बारे में, इसलिए यागो को डर था कि कहीं रॉड्रिगो बता ना दे मेरे बारे में किसी को कि सारी प्लॉटिंग मैंने किया है। तो इसको रास्ते से हटाना था रॉड्रिगो को, है ना, जिसके पैसे लूटता था, जिसे सारे गंदे काम करवाता था। अब उसको डर लगने लगा कि कहीं वाकई में कहीं जाके पोल खोल ना दे, तो मुझे इसको मरवाना है। कैसे मरवाना, तो ये चाल उल चलता है। अंधेरे में यागो कहता है चलो हम लोग कैशियो पे अटैक करेंगे। तो ये दोनों मिल के जाके कैशियो पे अटैक करते हैं, है ना। और यागो यहीं पे मौका देखता है, मौके का फ़ायदा उठाकर रॉड्रिगो को मार देता है, यहीं पे मौके का फ़ायदा उठाकर, ताकि वो राज खोल ना दे, और कैशियो को घायल कर देता है यागो ही। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, ओथेलो एंटर्स द बेडरूम, ही किसेस स्लीपिंग डेस्डिमोना वन लास्ट टाइम, पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट डिस्पाइट हर प्ली ऑफ इनोसेंस, ही स्मोदर्स हर विद अ पिलो। अब यहाँ पे यागो भी अपने हत्या को अंजाम देने आया है। ओथेलो बेडरूम में जाता है और देखता है कि डेस्डिमोना सो रही है। वो उसके माथे को चूमता है और कहता है पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। यानी कि लाइट के यहाँ पे दो मतलब है, एक तो सच में रोशनी को बुझाना, है ना, एक तो सच में रोशनी बुझाना, एक डेस्डिमोना की ज़िंदगी को बुझाना। तो दिया बुझाओ फिर जीवन की रोशनी बुझाओ। तो डेस्डिमोना अपनी यहाँ पे वो बोलता है, तो डेस्डिमोना को लग जाता है कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, तो वो बार बार अपनी बेगुनाही की भीख मांगती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब बोलती है अपने बारे में, अपने आप को डिफेंड करती है। पर ओथेलो जो है ना उसकी एक नहीं सुनता। वो क्या करता है, तकिया उठाता है और तकिए से स्मॉदर कर देता है, यानी कि दम घोट कर, ऐसे मुँह पर डाल देते हैं तकिया, वैसे डाल के मार देता है। खैर फिर क्या होता है, रेविलेशन, खुलासा होता है। इमिलिया एंटर्स एंड सीज डेस्डिमोना डेड, सी रियलाइज यागो प्लॉट एंड एक्सपोजेज हिम अबाउट द हैंकरचीफ। उसके बाद तभी उसी समय इमिलिया घुस जाती है, अंदर आ जाती है, किसके, डेस्डिमोना की। ओथेलो चला जाता है, इमिलिया आती है तो देखती है, डेस्डिमोना को देखती है कि वो मर रही है। उसी समय पूछती तुम्हारे साथ ये किसने किया, तो तुम्हें किसने मारा। तो वहाँ पे डेस्डिमोना इल्ज़ाम नहीं लगाती है, वो बोलती है मैंने खुद मारा अपने आप को। वो बोलती है कौन, डेस्डिमोना, ठीक है, ध्यान रखना है। इमिलिया अंदर आती है, जब उसे पता चलता है कि ओथेलो ने रुमाल की वजह से मारा, नहीं बाद में पता चलता है, लेकिन पहले तो डेस्डिमोना उसको डिफेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखती है इमिलिया ना कि बाद में पता चल जाता है कि ओथेलो ने मारा, तो जाके ओथेलो को बोलती है, सच नहीं बताती है कि वो रुमाल की वजह से मारा है। तो वहाँ पे सच बोलती है, वो रुमाल तो मैंने उठाया था और मैंने यागो, अपनी पत्नी यागो को दे दिया। सारी कहानी बता देती है, सारा खेल प्लानिंग एंड प्लॉटिंग मेरे पति की है। जब उसके बाद क्या होता है, डेस्डिमोना इज मर्डर्ड बाय ओथेलो, डेस्डिमोना को ओथेलो ने मार दिया है। और यहाँ पे जब ये अपने पति की पोल खोलने लग जाती है, तो सच बोलने की सज़ा में जो यागो है वो अपनी पत्नी को मार देता है चाकू से। फिर ओथेलो को पता चल जाता है कि अब उसकी अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है कि सारा किया धरा तो यागो का है, यागो का था, मेरी पत्नी तो फेथफुल थी। तो अपनी गलती का एहसास होने पर वो क्या करता है, एक तलवार निकालता है, एक खंजर निकालता है और उसी से अपने आप को सुसाइड कर लेता है, मतलब अपने आप को मार लेता है। उसके बाद रॉड्रिगो को कौन मारता है, यागो पहले ही मार देता है।
एंड क्या होता है, यागो इज कैप्चर्ड एंड ऑर्डर टू बी टॉर्चर, कैशियो बिकम्स द गवर्नर ऑफ साइप्रस। लास्ट में ये होता है कि यागो पकड़ा जाता है, उसे आदेश दिया जाता है कि इसे तड़पा कर मारा जाए, और कैशियो जो होता है वो साइप्रस का नया गवर्नर बनाया जाता है कैशियो को। तो ये थी कहानी भाई, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम फैक्ट देख लेते हैं जल्दी से। ये जो कहानी हमने पढ़ा इसमें से निकाल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, ठीक है, इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है। तो स्टार्ट होता है ये वेनिश में एक्ट फर्स्ट, है ना, एक्ट फर्स्ट याद रखना है, यहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है। मूव टू साइप्रस एक्ट सेकेंड एंड एक्ट 5। तो ये एक्ट फर्स्ट यानी कि वेनिस से शुरू होकर साइप्रस की तरफ जाता है, ये ध्यान रखना। विलन मोटिव क्या होता है, यागो सस्पेक्ट ओथेलो स्लेप्ट विद हिज वाइफ इमिलिया एंड एंग्री दैट कैशियो वाज प्रोमिटेड इंस्टीड ऑफ, कॉलरिज कॉल्स इट मोटिवलेस मैलिग्निटी। होता क्या है, जो विलन है, विलन का मोटिव क्या होता है, तो विलन का मोटिव ये रहता है ना, यागो जो है ना वो शक करता है कि ओथेलो के उसकी बीबी के साथ संबंध है। मतलब यागो को लगता है कि ओथेलो ओथेलो जो है, ओथेलो का जो अफेयर है वो मेरी बीबी के साथ है, ऐसा उसको लगता था। और उसे इस बात का गुस्सा था कि ओथेलो ने उसे प्रमोशन नहीं दिया, उसे लेफ्टिनेंट नहीं बनाया, शायद इस वजह से उसने इस तरह का हरकतें की होंगी, है ना। इसलिए कॉलरिज ने इसे मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा, बिना वजह की दुष्टता। हैंकरचीफ, इट हैज़ अ पैटर्न ऑफ स्ट्रॉबेरीज डाइड विद मम्मी फ्लूड फ्रॉम इजिप्ट, इट रिप्रेजेंट फिडेलिटी। ये जो हैंकरचीफ था ना, इस पर ना स्ट्रॉबेरी का डिज़ाइन था और इसे इजिप्ट की मम्मी के तरल पदार्थ से रंगा गया था। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि हैंकरचीफ पर कौन सी कढ़ाई की गई है, स्ट्रॉबेरी की कढ़ाई की गई है, ठीक है। और इसे डाइड विद मम्मी फ्लूड, यानी कि मम्मी के इजिप्ट की मम्मी जो मम्मी होती है ना, इजिप्ट की, मिस्र की जो मम्मी है, तो इजिप्ट की मम्मी के तरल पदार्थ से रंगा गया था और ये फिडिलिटी का प्रतीक है, ठीक है। ओथेलो की ट्रेजिक फ्लॉ जेलसी है, फ्यूल्ड बाय हिज इनसिक्योरिटी गलिबिलिटी। तो ये ध्यान रखना है, इसकी जो ओथेलो की कमी क्या थी, जेलसी की वजह से सब हुआ। डेस्डिमोना के फादर ब्रेबेंशियो डाइज ऑफ ग्रीफ हार्ट ब्रेक इन वेनिस आफ्टर सी लीव्स रिपोर्टेड इन एक्ट 5। तो डेस्डिमोना के भाग जाने के दुख, हार्ट ब्रेक हो गया, उनके पिता की वेनिस में मौत हो जाती है, ये बात एक्ट 5 में बताई जाती है। कंपैरिजन, हैमलेट एंड मैकबेथ, दिस इज द डोमेस्टिक ट्रेजेडी फोकस ऑन हाउस होल्ड मैरिज नॉट अ किंगडम। तो ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी है क्योंकि मैकबेथ और हैमलेट में राज्य और राजा की बात होती है, इसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात हुई है, इसलिए इसे डोमेस्टिक ट्रेजेडी कहा है। अब शेक्सपियर ने क्या यूज़ किया है, शेक्सपियर की कला इसमें क्या है, यानी कि उन्होंने कौन सी ड्रामेटिक डिवाइस क्या क्या यूज़ किया है। तो ट्रेजिक हीरो, ओथेलो इज नॉट विक्ड बट वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। ये ध्यान रखना है कि ओथेलो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन वो एक ऐसा इंसान था ना जिसने समझदारी से नहीं बल्कि शिद्दत से प्यार किया था। ये ध्यान रखना है, वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, है ना, उसकी यही ब्लाइंड लव उसकी बर्बादी बनी। यागो एज मैकियाविलियन ही ब्रेक्स द फोर्थ वॉल थ्रू सोलिलोकीज मेकिंग द ऑडियंस कॉम्प्लिसिट इन हिज प्लॉट। तो ये ध्यान रखना है, जो यागो है वो एक मैकियाविलियन विलन है। मैकियाविलियन विलन मतलब बहुत चालाक विलन है और यही फोर्थ वॉल तोड़ता है। तो अगर पूछा जाए कि ओथेलो में फोर्थ वॉल कौन तोड़ता है, यागो तोड़ता है। फोर्थ वॉल मतलब यानी अपनी सालिलोकी से, अकेले में कही गई बात के जरिए ये सीधे ऑडियंस से बात करता है। इससे ऑडियंस को लगता है कि वो भी उसकी साजिश में शामिल है, क्योंकि ऑडियंस को सब पता रहता है यागो क्या करने वाला है। इसमें इमेजरी का भी शेक्सपियर ने यूज़ किया है, जैसे एनिमल्स, ब्लैक रैम टपिंग योर वाइट ईव, बैबून, गोट्स एज एंड मंकी। तो जो बार बार वो बोलता है, यागो ओथेलो को ना इंसान नहीं समझता, वो उसके लिए जानवरों वाले शब्द यूज़ करता है, लाइक ब्लैक रैम, बैबून मतलब लंगूर, गोट्स एंड मंकीज़ जो सारे काम वासना के प्रतीक हैं। कुछ इस तरह के वो लैंग्वेज यूज़ करता है, किसके लिए, ओथेलो के लिए। तो यहाँ पे एक इमेजरी का भी इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आ जाए, इमेजरी क्या मतलब, गोट्स की बात आएगी तो हमारे दिमाग में तुरंत बकरी आ जाएगा, मंकी तो हमारे दिमाग में मंकी, एक इमेज आ जाती है ना, तो इसको कहते हैं इमेजरी। हेल की बात करेंगे तो यागो ऑफन इन्वोक्स हेल, डिविनिटी ऑफ हेल, डायबॉलिकल। तो यागो बार बार हेल और शैतान की बातें करता है, डिविनिटी ऑफ हेल जो उसकी शैतानी फितरत दिखाता है। सिम्बॉलिज्म, हैंकरचीफ टू ओथेलो सिंबल ऑफ मैरिटल फिडिलिटी एंड हिज एक्सोटिक पास्ट, इजिप्शियन मैजिक। तो बात अगर करेंगे सिम्बॉलिज्म यानी कि रुमाल की, तो ओथेलो के लिए ये जो रुमाल था ना, ये जो हैंकरचीफ था, ये वफादारी और उसके पास्ट यानी कि इजिप्ट के जादू का प्रतीक है।
यागो के लिए ये सिर्फ एक सबूत है। टू यागो अ टूल प्रूफ ट्रिफल्स लाइट एज एयर, यागो के लिए क्या था, ये सिर्फ एक सबूत था, है ना। ट्रिफल्स लाइट एज एयर, हवा जैसा हल्का सबूत जो शक को यकीन में बदल दे। ये जो हैंकरचीफ था ये ओथेलो के लिए क्या था, एक फिडिलिटी था, वफादारी का प्रतीक था, जो पास्ट जो इजिप्शियन मैजिक से बना हुआ था। लेकिन यागो के लिए ये क्या था, हैंकरचीफ एक सबूत था, एक ऐसा सबूत था जिसको देखते ही शक यकीन में बदल गया, है ना। डेस्डिमोना के लिए क्या था ये हैंकरचीफ, तो अ सिंबल ऑफ ओथेलोज लव, ये ओथेलो के प्यार की निशानी थी ये हैंकरचीफ, तो ये ध्यान रखना है। डेस्डिमोना स्पेशल फोकस की बात करेंगे तो डेस्डिमोना का रोल कैसा है, इनोसेंट विक्टिम है ना। द विलो सॉन्ग, ये विलो सॉन्ग कब आता है, विलो सॉन्ग कब गाती है, एक्ट 4 सीन 3 में, ठीक है। विलो सॉन्ग एक्ट 4 सीन 3 में ये गाना गाती है। ये गाना एक ऐसी लड़की, ये जो विलो सॉन्ग है ना, एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका प्रेमी उसे छोड़ गया था, और ये गाना डेस्डिमोना की मौत का भी फोरशैडोइंग देता है, ठीक है। ये गाना गाती है। एग्जाम नोट याद रखना, अनलाइक ओफिलिया हु गोज मैड, डेस्डिमोना रिमेन्स रेशनल एंड लॉयल टू द एंड, हर लास्ट वर्ड ट्राई टू सेव ओथेलो नोबडी आई माई सेल्फ। क्या होता है, हैमलेट की जो ओफिलिया वो पागल हो जाती है ना, लेकिन डेस्डिमोना लास्ट तक समझदार होती है, समझदार और वफादार रहती है, रेशनल रहती है। उसके लास्ट वर्ड यही रहते हैं, वो ओथेलो को बचाने के लिए रहते हैं। जब एमिलिया पूछती है किसने मारा, तो वो कहती है नोबडी आई माई सेल्फ, किसी ने नहीं, मैंने खुद किया है, तो ये ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन सीन्स एंड लाइन्स पे, ठीक है। आज थोड़ा हम जल्दी चले हैं। तो आई एम नॉट वॉट आई एम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं वो नहीं जो मैं दिखता हूँ। स्पीकर कौन है, यागो है, एक्ट 1 सीन 1 में बोला जाता है। और ये जो लाइन है ना, आई एम नॉट वॉट आई एम, ये बाइबल में गॉड के वाक्य हैं, मतलब गॉड के सेंटेंस हैं, भगवान के वाक्य हैं। ये रहा, गॉड कहते हैं आई एम दैट आई एम, ठीक है। जस्ट उसका ये पैरोडी है, आई एम नॉट दैट आई एम, ठीक है। उसका पैरोडी है, उल्टा है, ये यागो के धोखेबाज कैरेक्टर को दिखाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, सी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैड पास्ड एंड आई लव्ड हर दैट सी डिड पिटी देम, तो ये भी हमने पढ़ा था। ये कौन कहता है, ये कहता है ओथेलो, एक्ट 1 सीन 3 में, ठीक है, ओथेलो कहता है। ये ध्यान रखना है कि सी लव्ड मी फॉर द डेंजर आई हैड, मतलब वो मुझसे क्यों प्यार करती है, मेरे बहादुरी से प्यार करती है, मेरे बहादुरी के सपने जो मैंने जो बहादुरी के बारे में बताया था, मेरे जो दुख है उसकी प्यार करती है। और मुझे उससे क्यों प्यार हुआ, क्योंकि उसने मुझ पर दया किया, है ना, तो ये ध्यान रखना है। ये ओथेलो बोलता है। कॉन्टेक्स्ट के बाद एक्सप्लेनिंग देयर कोर्टशिप्स टू सीनेट, तो सीनेट में अपनी सफाई देते हुए ये बात कहता है ना, जब ड्यूक के सामने अपनी सफाई देता है, अपने आप को डिफेंड करता है कौन, ओथेलो, तो ये ध्यान रखना। यानी कि उसका प्यार जिस्मानी नहीं था बल्कि कहानियों और हमदर्दी पर टिका था, सिंपैथी पर, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ओ बी वेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज़ द ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डॉथ मॉक द मीट इट्स फीड्स ऑन, तो ये स्पीकर कौन है, यागो कहता कौन है, यागो कहता है एक्ट 3 सीन 3 में। ईर्ष्या एक हरी आंखों वाला राक्षस है जो उसी इंसान को खाता है जिसके अंदर वो पैदा होता है। यहाँ पे ये किसे कहा गया है, जेलसी को कहा गया है कि अगर किसी के अंदर जेलसी आ गई ना, तो जेलसी मतलब क्या, ये एक हरी आंखों वाला राक्षस है, अगर आपके अंदर आ गई तो ये आप ही को खाएगा, जिसके अंदर पैदा होगा उसी को खाएगा। ये कौन कहता है, यागो। किससे कहता है, ओथेलो से कहता है। तो इट फेमस पर्सोनिफिकेशन ऑफ जेलसी, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये जो जेलसी को ना पर्सोनिफाइड किया है, पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट, ये कौन कहता है, ये एक्ट 5 में आता है, जब ओथेलो मारने जाता है डेस्डिमोना को तभी बोलता है पुट आउट द लाइट देन पुट आउट द लाइट। पहले यहाँ पे लाइट के 2 मतलब है, पहली लाइट का मतलब मोमबत्ती या दिया, दूसरी लाइट का मतलब डेस्डिमोना की लाइफ, ठीक है। मीनिंग क्या है मैंने बताया अभी यहाँ पे। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, आई किस दी एर आई किल्ड दी नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस, तो ये भी बात कौन कहता है, ओथेलो ही कहता है। ये ओथेलो का लास्ट वर्ड है, ठीक है, मतलब मैंने मारने से पहले तुम्हें चूमा था, अब खुद को मारकर तुम्हें चूमते हुए मर रहा हूँ, मर जाओ, क्या करना है, मार दिए हो बिना, मतलब बेकसूर को मार दिए, अब तुम मरो या जियो उससे क्या मतलब है।
अब आ जाते हैं ये जो ट्रेजेडी है इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सपोजिशन हुआ था, यानी कि एक्सपोजिशन में कहानी जब शुरू होती है, शुरुआत जब कहानी होती है तो यहाँ पे एलोपमेंट दिखाया जाता है, भागकर शादी करना। फिर वेनिस में ट्रायल होती है, इसकी सुनवाई होती है, इसका मुकदमा होता है। फिर राइजिंग एक्शन, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। यागो की प्लॉटिंग, कैशियो का डिसमिसल, है ना, यागो की साजिशें कैशियो को नौकरी से निकालना। फिर कहानी क्लाइमेक्स पे पहुँचती है, चरम सीमा पर। तो एक्ट थर्ड, सीन थर्ड, ये टेम्पटेशन सीन आ जाता है ना। ये वही पल है जब ओथेलो घुटने टेक कर बदला लेने की कसम खाता है, तो ये ध्यान रखना है टेम्पटेशन सीन में। तो उसके बाद देन फॉलिंग एक्शन आता है, यानी कि कहानी गिरावट की तरफ चलती है, यानी कि हैंकरचीफ सब प्लॉट, ओथेलो स्ट्राइकिंग डेस्डिमोना, रुमाल वाला ड्रामा आता है। ओथेलो को डेस्डिमोना को थप्पड़ मारना पड़ता है इसी में, फॉलिंग। फिर कैटेस्ट्रॉफ आता है, विनाश, डेस्डिमोना को ये मार देता है और ओथेलो खुद को मार लेता है। क्रिटिकल व्यूज़ की बात करेंगे तो इस प्ले पर किसने क्या क्या क्रिटिकल व्यूज़ दिया है, तो एस.टी. कॉलरिज ने यागो की जो विलन है ना, यागो की बुराई को क्या कहा है, मोटिव हंटिंग ऑफ मोटिवलेस मैलिनिटी, लुकिंग फॉर रीजन टू बी एविल बट एविल बाय नेचर। तो एस.टी. कॉलरिज ने यागो की बुराई को मोटिव हंटिंग ऑफ मोटिवलेस मैलिग्निटी कहा, यानी यागो के पास बुरा बनने की कोई ठोस वजह नहीं है, बस वो स्वभाव से बुरा है और बाद में बहाने ढूंढता है। ऐसा किसने कहा था, एस.टी. कॉलरिज ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, मोटिवलेस मैलिग्निटी, ठीक है। एसी ब्रेडले ने क्या कहा है ओथेलो को, तो ओथेलो इज़ द मोस्ट रोमांटिक ऑफ ऑल ऑफ शेक्सपियर हीरोज़। ओथेलो शेक्सपियर के सभी हीरो में सबसे ज़्यादा रोमांटिक है, ये किसने कहा था, एसी ब्रेडले साहब ने। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, टी.एस. इलियट साहब ने क्या कहा है, ओथेलोज फाइनल स्पीच इज एन अटेम्प्ट टू चीयर हिमसेल्फ ऑफ सेल्फ ड्रामेटाइजेशन। इलियट जी का मानना था कि ओथेलो का आखिरी जो स्पीच है वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। आखिरी स्पीच वही थी ना जहाँ पे वो बोलता है कि जो मैं मतलब अपने आप को डिफेंड करता है मारने के बाद। तो यहाँ पे ध्यान, जब तक उसको असलियत पता नहीं चलती है। तो यहाँ पे ओथेलो जो ओथेलो की फाइनल स्पीच है ना, आखिरी जो स्पीच है वो खुद को तसल्ली देने के लिए कोशिश करता है। थॉमस राइमर क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज द प्ले एज अ ब्लडी फार्स, ये ध्यान रखना है, एंड वार्न मेडन्स ऑफ क्वालिटी नॉट टू रन अवे विद मोर्स। फेमस नेगेटिव क्रिटिक है ये, थॉमस राइमर ने कहा है। इन्होंने इस प्ले की बहुत क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने इसे ब्लडी फार्स कहा है। इस प्ले को क्या कहा है, ब्लडी फार्स कहा है थॉमस राइमर ने, खूनी तमाशा। और मजाक में कहा है कि ये जो प्ले है ना, ये कुंवारी लड़कियों को ये सीख देता है कि कालों के साथ मत भागना, कुछ इस तरह, मूअर के साथ मत भागना। रैपिड रिवीजन ले लेते हैं एक बार, इसी प्ले से, दूसरे प्ले से नहीं, इसी प्ले से। इस तरह मैं इसलिए करना ताकि आपका जो रिकॉल वाला है ना वो ख़त्म ना हो। हम थोड़ा उसके एग्जाम फैक्ट भी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे सब टाइटल है, द प्ले इज टाइटल ओथेलो द मूवर ऑफ वेनिस। इसका पूरा टाइटल यही है, द ओथेलो, है ना, सब टाइटल। द प्ले इज टाइटल, प्ले का जो टाइटल है वो ओथेलो है, द मूवर ऑफ वेनिस, ये पूरा टाइटल है ना, पूरा नाम है ओथेलो द मूवर ऑफ वेनिस। ध्यान रखना। शॉर्टेस्ट टाइम, द एक्शन ऑफ प्ले वंस इन साइप्रस कवर्स रफली 33 आवर्स डबल टाइम स्कीम। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस प्ले की घटनाएं बहुत तेज़ी से घटती हैं। डबल टाइम स्कीम, ऐसा लगता है कि सब कुछ 33 घंटे के अंदर हो गया है, पूरी कहानी ख़त्म हो गई। स्ट्रॉबेरी याद रखना। पैटर्न, तो रुमाल पर द पैटर्न ऑन डेस्डेमोनाज हैंकरचीफ स्ट्रॉबेरीज। तो रुमाल का पैटर्न कैसा था, रुमाल पर स्ट्रॉबेरीज का डिज़ाइन था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, जो कहाँ से, जिस पे तरल पदार्थ क्या रंगा गया था, कौन सा कलर रंगा गया था, इजिप्ट का, ये भी ध्यान रखना, इजिप्शियन तरल पदार्थ से रंगा गया था। फर्स्ट गिफ्ट, ये ध्यान रखना, फर्स्ट गिफ्ट, तो हैंकरचीफ वॉज द फर्स्ट गिफ्ट ओथेलो गेव डेस्डेमोना। तो रुमाल ही था, हैंकरचीफ ही ओथेलो का डेस्डेमोना का दिया गया पहला तोहफा था। मैजिक, ओथेलो क्लेम्स एन इजिप्शियन चार्मर गेव द हैंकरचीफ टू हिज मदर। तो वो हैंकरचीफ आया कहाँ से था, तो ओथेलो यहाँ पे बताता है कि यह रुमाल ना, ये हैंकरचीफ एक मिस्र की जादूगरनी ने उसकी माँ को दिया था, इजिप्शियन चार्मर। यागो की एज क्या है, यागो मेंशन ही इज़ 28 ईयर्स ओल्ड। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में वो बताता है कि उसकी जो एज है वो 28 साल है। गवर्नर कौन रहता है, मोंटेनो इज़ द गवर्नर ऑफ साइप्रस बिफोर ओथेलो अराइव्स। तो ओथेलो से पहले, ओथेलो के आने से पहले साइप्रस का गवर्नर कौन रहता है, मोंटेनो रहता है, जिसको कौन घायल करता है, कैशियो। सक्सेसर, कैशियो इज़ द अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ साइप्रस एट द एंड। तो प्ले के लास्ट में क्या होता है, कैसियो को साइप्रस का गवर्नर बनाया जाता है। इनहेरिटेंस, ग्रेशियानो, डेस्डेमोनाज अंकल इनहेरिट्स ओथेलो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ग्रेशियानो कौन रहता है, ब्रेवेंशियो का भाई रहता है, यानी कि डेस्डेमोना के अंकल रहते हैं, डेस्डेमोना के चाचा रहते हैं।
ये ग्रेशियानो। तो बाद में क्या होता है, ओथेलो की जो जायदाद वगैरह है ये इनके चाचा ससुर ग्रेशियानो को मिलती है, यानी कि डेस्डिमोना के अंकल को। एक्ट थर्ड सीन थर्ड ऑफन कॉल द टेम्पटेशन सीन। तो याद रखना ओथेलो में टेम्पटेशन सीन कब आती है, एक्ट थर्ड सीन थर्ड में। डेमी डेविल, और यही एक्ट थर्ड सीन थर्ड में ओथेलो कसम खाता है कि मैं डेस्डिमोना को मार दूंगा। यहीं पे पूरा उसका शक यकीन में बदल जाता है। डेमी डेविल ओथेलो कॉल्स यागो अ डेमी डेविल एट द एंड। तो यह ध्यान रखना है, लास्ट में ओथेलो यागो को डेमी डेविल कहता है। क्या कहता है, डेमी डेविल, यानी कि आधा शैतान। लोडोविक, ही ब्रिंग द लेटर फ्रॉम वेनिस रिकॉलिंग ओथेलो। तो जो लोडोविक आता है जब ओथेलो डेस्डिमोना को थप्पड़ मारता है, उसी समय ये एक मैसेंजर रहता है, ये वेनिस से एक लेटर लाया रहता है जिसमें ओथेलो को वापस बुलाया गया है। सुसाइड, ओथेलो किल्स हिमसेल्फ विद अ हिडन डैगर शोड। तो ओथेलो जब मार देता है उसे, बाद में उसको कहानी पता चलती है सच्चाई, तो ये अपने आप को भी एक छिपे हुए खंजर तलवार से खुद को मार लेता है। ब्रेवेंशियो की वार्निंग, जब ये लोग चाहते हैं शादी का वो दे देते हैं, साइप्रस जाते हैं, तो ब्रेवेंशियो यहाँ पे ओथेलो को वार्निंग देता है, लुक एट मूअर इफ दाउ हैस्ट आइज टू सी हैड डिसीव्ड हर फादर एंड मेरी, है ना। तो ये ध्यान रखना है, नज़र रखना मूअर, इसने अपने बाप को धोखा दिया है, तुम्हें भी धोखा दे सकती है। क्लाउन, अच्छा इस प्ले का क्लाउन कौन है, तो देयर इज अ क्लाउन इन ओथेलो सर्वेंट टू ओथेलो बट हिज रोल इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर प्लेज। तो ओथेलो में एक क्लाउन है पर उसका रोल बहुत छोटा है। तो अगर पूछा जाए कि ओथेलो का क्लाउन कौन है, तो क्लाउन ही है, कोई नाम नहीं है, क्लाउन ही बोला जाता है। सॉन्ग, डेस्डिमोना सिंग द विलो सॉन्ग। डेस्डिमोना कौन सा सॉन्ग गाती है, विलो सॉन्ग, है ना। तो ये ध्यान रखना है, डेस्डिमोना का कौन सा सॉन्ग है, विलो सॉन्ग है। ठीक है, मतलब ओरिजिनली ये एक फोक सॉन्ग है। इमिलियाज डेथ, स्टेप्ड बाय यागो फॉर रिवीलिंग द ट्रूथ। इमिलिया को कौन मारता है, यागो ही मारता है। जब इमिलिया पूरा सच बताने लग जाती है तो यागो मार देता है चाकू से। बायंका कौन है, सी इज कर्टिजन नॉट अ रिस्पेक्टेबल लेडी विच मेक्स हर टेस्टिमनी वीक। तो बायंका जो रहती है ये एक वैश्या रहती है, इसलिए इसकी जो गवाही है, टेस्टिमनी है, इसकी गवाही से लोग सीरियस नहीं लेते, इसकी गवाही को लोग सीरियस नहीं लेते हैं। ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ जेलसी है, गलिबिलिटी है, इनसिक्योरिटी है। मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जेलसी इसका ट्रेजिक फ्लॉ है। ईर्ष्या है, भोलापन है। ठीक है, सेटिंग बात करेंगे, इट मूव्स फ्रॉम अ सिविलाइज सिटी वेनिस टू अ मिलिट्री आउटपोस्ट साइप्रस। तो इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, ये सब शहर जो वेनिस को ना एक सिविलाइज शहर कहा गया है, वहाँ से फौजी छावनी की ओर यानी कि साइप्रस की तरफ। नो घोस्ट, हैमलेट एंड मैकबेथ और जूलियस सीजर की तरह देयर इज नो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स घोस्ट इन ओथेलो। तो इसमें ना हैमलेट या मैकबेथ की तरह इसमें कोई भूत नहीं है, ठीक है, कोई घोस्ट नहीं है। हैमलेट एंड मैकबेथ जूलियस सीजर की तरह इसमें कोई घोस्ट का कोई एलिमेंट नहीं दिखाया गया है, तो ये ध्यान रखना है। एनिमल इमेजरी यूज्ड हैवली बाय यागो टू डिह्यूमनाइज ओथेलो। तो एनिमल इमेजरी इसको सबसे ज़्यादा यागो ने यूज़ किया, किसके लिए, ओथेलो के लिए, जैसा कि मैंने बताया था। वाटरफ्लाई किसे कहा गया, दिस टर्म इज़ यूज्ड इन हैमलेट। ये जो टर्म है ना वाटरफ्लाई, ये हैमलेट में मिलता है, नॉट ओथेलो, डोंट कन्फ्यूज, यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये जो टर्म मिलता है आपको ना, एक सेकेंड ना, वाटरफ्लाई ये जो टर्म है ये हैमलेट में है, और ये किसे कहा गया, ऑस्ट्रिक के लिए कहा जाता है। ये शब्द हैमलेट में है, ओथेलो में नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। रॉड्रिगो डेथ किल्ड बाय यागो टू साइलेंस हिम। तो यागो मार देता है रॉड्रिगो को ताकि उसकी जो पोल है वो खुल ना पाए। फाइनल ऑर्डर क्या होता है, लोडोविको ऑर्डर्स द टॉर्चर ऑफ यागो। जो लोडोविको है लास्ट में आदेश देता है कि यागो को तड़पाया जाए, टॉर्चर किया जाए। तो ये थे भाई पूरा, एंड यहाँ पे मोस्ट ओरिएंटेड फैक्ट है जहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है। ट्रैप 1, हैंकरचीफ पूछा जा सकता है, हु फाइंड्स इट, किसने पाया। जो हैंकरचीफ जब गिर जाता है तो इसको पाने वाला कौन रहता है, तो इमिलिया रहती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इमिलिया रहती है। हु ड्रॉप इट्स, तो हैंकरचीफ गिराता कौन है, मतलब किससे गिर जाता है, डेस्डिमोना से गिर जाता है। ट्राइंग टू ब्लाइंड ओथेलो हेड, हु गेट्स इट, पाता कौन है, बाद में किसको मिलता है, इमिलिया ले जाके यागो को देती है। हु एंड्स अप विद बायंका, है ना, मतलब लास्ट में किसके पास हैंकरचीफ रहता है, बायंका के पास। कैसियो गिव्स इट टू हर कॉपी, कैसियो क्या करता है, ले जाके उसकी कैसियो ने उसे कॉपी करने के लिए दिया था, तो ये ध्यान रखना है। ट्रैप 2, ये ध्यान रखना कौन पाता है, फिर कौन ड्रॉप करता है, फिर लास्ट में, फिर उसके बाद किसको मिलता है, यागो से, लास्ट में बायंका के पास रहता है। ट्रैप 2, यागो का मोटिव, है ना, यागो की जो वजहें हैं वो क्या थी। वाई डज यागो हेट ओथेलो, आखिर वो ओथेलो से नफरत क्यों करता था। तो ओथेलो प्रॉम्प्टेड कैशियो ओवर हिम, है ना, ओथेलो ने कैशियो को प्रमोशन दिया था, उसे नहीं, पहला रीज़न ये हो सकता है।
दूसरा रीज़न ये था ही सस्पेक्ट ओथेलो स्लेप्ट विद एमिलिया, है ना, उसे शक था कि ओथेलो के एमिलिया के साथ संबंध थे, दूसरा ये रीज़न हो सकता है। तीसरा जनरल रेसिसिज्म एंड एनवी, तीसरा रीज़न ये था कि जनरल मतलब रेसिसिज्म, चूँकि ओथेलो काला था इसलिए उसको पसंद नहीं करता था, आउटसाइडर था, इसलिए शायद जेलसी आ गई थी। ट्रैप थ्री में कहाँ फंसाएगा, हत्या का तरीका, हाउ डज पूछा जा सकता है कि डेस्डिमोना को कैसे मारा गया, है ना, यहाँ से फंसाया जा सकता है कि डेस्डिमोना की हत्या कैसी हुई, तरीका क्या था, डेस्डिमोना कैसे मरी। तो स्मॉदर्ड यानी कि सफोकेटेड विद अ पिलो नॉट स्टैब्ड दो ओथेलो दो अबाउट इट, ये ध्यान रखना है, स्टैब नहीं किया गया था, स्मॉदर किया गया था, तकिए से दम घोट कर, उसे चाकू नहीं मारा था, स्मॉदर किया गया था, ये ध्यान रखना है। ट्रैप 4 कंपैरिजन किया जाएगा, ओथेलो, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ये चारों ट्रेजेडी है, बट चारों की अलग अलग है। कौन कौन सी ट्रेजेडी है, ओथेलो में डोमेस्टिक ट्रेजेडी कहा जाता है जो पर्सनल है, जिसमें हस्बैंड वाइफ के निजी रिश्ते के बारे में बात हुई है। मैकबेथ जो है ये ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है, इसमें पॉलिटिकल एंड मॉरल दिखाया गया है, महत्वाकांक्षाएं दिखाई गई हैं, पॉलिटिकल है, राजनीति से भरी हुई है। हैमलेट जो है ये ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसमें फिलोसफिकल दिखाया गया है, सोच विचार। और किंग लियर जो है ये कॉस्मिक ट्रेजेडी है, यूनिवर्सल दिखाया गया है। तो ये ध्यान रखना है, ट्रेजेडी तो चारों है लेकिन कौन कौन से मतलब किसमें क्या चीज़ें दिखाई गई हैं ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं पे एंड करती हूँ क्लास को। ये थी भाई क्लास ओथेलो, पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद किंग लियर को देख लेंगे, उसके बाद हम कॉमेडी पे चलेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। कभी टाइम मिलेगा तो मैं एक एक दिन में दो करूँगी, मतलब दो प्ले आपको पढ़ाना रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा, जो हम इस प्ले में कोटेशन वगैरह पढ़ ले रहे हैं वो सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो बीच बीच में हम कोटेशन को भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।